जीवन में सिर्फ जीतना ही काफी नहीं होता है। कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं, इसलिए वो जीत जाते हैं। वही कुछ लोग बेवकूफ होते हैं और तब भी वो जीत ही जाते हैं। इसलिए जीत तो कोई भी सकता है, लेकिन हर कोई खुद का सबसे अच्छा वर्जन नहीं होता है। रायन हॉलिडे। जब आप अपने अंदर के दुश्मन से जीत जाते हैं, तो बाहर के दुश्मनों से जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। आपका अंदर का दुश्मन ही आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। अंदर के दुश्मन बहुत सारे होते हैं, जैसे आलस, गुस्सा, घमंड आदि। लेकिन आज हम एक ऐसी बुक समरी को सुनने जा रहे हैं जो कि घमंड या ईगो को अच्छे से परिभाषित करती है। साथ ही इसमें हम समझेंगे कि सफलता और असफलता के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज हम बात करेंगे ईगो इज द एनिमी बुक समरी के बारे में, जिसे लिखा है रायन हॉलिडे ने। रायन हॉलिडे एक अमेरिकी लेखक है, साथ ही वे पब्लिक रिलेशन स्ट्रेटेजिस्ट और एक सफल बिजनेसमैन भी हैं। रायन हॉलिडे ने अब तक काफी बुक्स लिखी हैं, लेकिन ईगो इज द एनिमी उनके करियर की पहली ऐसी बुक थी जिसने उन्हें सफलता दिलाई। आज इसी बुक समरी के बहुत ही जरूरी लेसन्स को हम समझने वाले हैं। ऑथर ने इस बुक समरी में एक खास तरह के दुश्मन की बात की है, जो हमारे अंदर छिपकर ही हमें नुकसान पहुंचाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। उस दुश्मन का नाम है ईगो। ईगो हमारे चरित्र का ही एक ऐसा हिस्सा है जो हमेशा सिर्फ हमारे बारे में ही अच्छा सोचता है। खुद के बारे में अच्छा सोचना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब आप अपनी कमियों को नजरअंदाज करके गलत कामों को भी अच्छा ठहराते हो, तब ये आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है। इस बुक समरी में हम समझेंगे कि वास्तविकता में ईगो क्या होता है, हम किस तरह से अपने ईगो को कंट्रोल कर सकते हैं और इसे कंट्रोल न कर पाने पर इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। यह बुक समरी एक बहुत ही पावरफुल बुक समरी है, जो हमें बताती है कि हमें कभी भी अपने ईगो को अपनी सफलता के रास्ते में नहीं आने देना चाहिए और ना ही इसे अपने काम और फैसले लेने का कंट्रोल देना चाहिए। ये बुक समरी उन सभी लोगों के लिए है जिनके लक्ष्य और महत्वाकांक्षाएं हैं। ऑथर बताते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, लेकिन आप ही अपने असली दुश्मन हैं। आप अपने करियर में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे, आपने कोई बिजनेस शुरू किया और उसमें आपको नुकसान ही हो रहा है, आपकी पढ़ाई भी कुछ अच्छी नहीं चल रही है, आप जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं। इन सभी मामलों में आपका दुश्मन कोई और नहीं है, बल्कि आप खुद हैं। आपका ईगो है जो आपको कुछ नया सीखने नहीं देता, जो खुद को सबसे बेहतर मानता है, जो आपको कामयाब होने से रोकता है। आपका ईगो ही आपकी सारी परेशानियों की जड़ है और जब तक आप इसे बेहतर तरीके से नहीं समझेंगे, तब तक आप इसे खत्म भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस बुक समरी में ईगो और से जुड़ी सारी चीजों को अच्छे से समझाया गया है। इस बुक समरी में आप ऐसी ऐसी टेक्निक्स को जानेंगे जिन्हें अभ्यास में लाकर आप अपने ईगो को कंट्रोल कर सकते हैं। इस बुक में कुछ ऐसी आदतों को भी बताया है जिन्हें अपनी लाइफस्टाइल में शामिल कर आप अपने ईगो को ठीक कर सकते हैं। इसलिए इन आदतों को अपने जीवन में लागू करना आपके लिए काफी फायदेमंद होता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम में तो ईगो है ही नहीं, तो हम इस बुक समरी को क्यों सुने। आपका ये मानना कि मेरे अंदर ईगो नहीं है, ये अपने आप में एक ईगो है। देखिए, ईगो तो सबके अंदर होता है, चाहे वो समझदार हो, बेवकूफ हो, अमीर हो, गरीब हो या कोई भी हो। ईगो तो हम सब में होता ही है, बस हमें इसे कंट्रोल करना आना चाहिए, वरना ईगो के इतने सारे नुकसान हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस बुक समरी में जीवन को बदलने वाले कई लेसन्स के बारे में बताया गया है, जिनमें से एक लेसन है टू बी और टू डू। इसका मतलब है कि आप इन दोनों में से एक ही चीज हो सकते हैं। या तो आप अपने आप को एक खास इंसान समझ सकते हो, या फिर आप सच में एक खास इंसान हो। चलिए इसे एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। एक आदमी रोज अपने ऑफिस जाता है और अपने काम में मशगूल हो जाता है। वो जल्दी से अपना काम पूरा करता है और वापस घर आ जाता है। अब उसके पास काफी समय भी होता है। एक दिन उसे लगता है कि मेरे अंदर कोई खास टैलेंट है जिसकी वजह से मैं अपना काम जल्दी और बेहतर तरीके से पूरा कर लेता हूं। इसी सोच के साथ वो ऑफिस चला जाता है और ऑफिस लाइब्रेरी में
उसकी नजर एक बुक पर पड़ती है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी ईगो इज द एनिमी बुक पर। उसने उस बुक को पढ़ने का मन बना लिया, लेकिन जब उसने बुक को पढ़ना शुरू किया तो धीरे धीरे उसका दृष्टिकोण यानी पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ही बदल गया। उसे समझ में आने लगा कि मेरे अंदर कोई खास टैलेंट नहीं है। अगर मैं इस पर विश्वास भी कर लूं तो कल को मुझे डर रहेगा कि कहीं अब वो टैलेंट मेरे अंदर नहीं रहा है। इस बुक समरी से मुझे रियलाइज हुआ कि जिस काम को मैं जल्दी और बेहतर तरीके से कर रहा था वो मेरे टैलेंट की वजह से नहीं बल्कि मेरे टाइम और मेहनत की वजह से हो रहा था। अगर यही टाइम और मेहनत मैं किसी और काम में लगाता हूं तो शायद वो भी जल्दी और बेहतर तरीके से हो। इस बुक समरी को सुनकर आप टाइम की वैल्यू करना और सही दिशा में मेहनत करना सीखते हैं। इस दुनिया में हर इंसान जिंदगी के 3 फेजेस में से किसी एक पर जरूर होता है। वो 3 फेजेस है एस्पायर यानी कोशिश करना, सक्सेस यानी सफलता और फेलियर यानी असफलता। ये 3 फेजेस हमारी जिंदगी में बार बार आते रहते हैं। एस्पायर फेज यानी कोशिश करने की अवस्था वो फेज होती है जिसमें हम कुछ पाने के लिए कोशिश करते हैं। दूसरी फेज है सफलता की फेज। इस फेज में हम तब आते हैं जब हमने कुछ सोचा और उसे हासिल कर लिया हो। और तीसरी फेज होती है असफलता, जिसमें हम एस्पायर फेज से तो गुजर जाते हैं लेकिन सफलता फेज तक नहीं पहुंच पाते हैं, यानी जो हमने सोचा होता है उसे हम हासिल नहीं कर पाते हैं। इन तीनों फेजेस में एक चीज जो हर वक्त हमारे साथ होती है वही हमारा ईगो है। यही ईगो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आज तक जितने भी लोग सफल हुए हैं उन्हें अगर आप देखोगे तो वो आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस से भरे होंगे, लेकिन उनमें ईगो नहीं होगा। कुछ लोग ईगो और कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास में अंतर नहीं समझ पाते हैं, तो इस बुक समरी को सुनकर आप समझ पाएंगे कि वास्तव में ईगो और कॉन्फिडेंस क्या होते हैं। ईगो एक नेचुरल इमोशन है जिसे सभी अपने जीवन में महसूस करते हैं, लेकिन कई बार ईगो हमारे कंट्रोल से बाहर चला जाता है। ईगो में इतनी ताकत है कि ये पूरी तरह से हमें बर्बाद कर देता है, इसलिए इनको हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए। और इस बुक समरी में हम इसी बात की चर्चा करेंगे। इस बुक समरी में हम कुछ ऐसी टेक्निक्स की बात करेंगे जिनसे हम अपने ईगो को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए इस बुक समरी के सभी जरूरी लेसन्स को विस्तार से समझते हैं। बड़ी बड़ी बातें करना सबको अच्छा लगता है और हर कोई करता भी है, लेकिन जब एक्शन लेने की बात आती है तो लोग वहां से गायब हो जाते हैं। हम सभी चाहते हैं कि लोग हम पर ध्यान दें, लेकिन कुछ करने की बजाय सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। बातें तो कोई भी कर लेता है। हम अक्सर अपनी खामोशी को कमजोरी मान लेते हैं, इसलिए हम अपनी ताकत दिखाने के लिए ज्यादा बातें करते हैं। ऑथर कहते हैं कि चुप रहना यानी साइलेंस एक ऐसा गुण है जिसमें आज तक बहुत कम लोग महारत हासिल कर पाए हैं। जब हम किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो हम उत्साह से भरे होते हैं और साथ ही हमारे अंदर डर भी होता है कि कहीं ये काम बिगड़ ना जाए। खुद को शांत रखने के लिए हम अपने अंदर देखने के बजाय बाहर आराम ढूंढने लगते हैं। जब हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, अपने गोल सेट करते हैं, प्लान बनाते हैं, तो उससे पहले ईगो हमें बर्बाद करने की कोशिश करता है। आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो हर नए साल पर संकल्प यानी रेजोल्यूशन लेते हैं कि हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। हालांकि वे कुछ दिनों तक इसे करते भी हैं, लेकिन थोड़े दिनों के बाद ही वे इसे करना छोड़ देते हैं और अपने संकल्पों को भूल जाते हैं। वे इसके बारे में बहुत सोचते हैं, करना भी चाहते हैं, लेकिन उनका अहंकार यानी ईगो उन्हें बार बार रोक लेता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे लोग किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी दुनिया को बता देते हैं। अपने आसपास और सोशल मीडिया के जरिए वे लोगों को बताते रहते हैं कि उन्होंने नए साल पर ये संकल्प लिए हैं। कई बार ऐसा होता है जब हम अपने प्लान या अपने गोल के बारे में दुनिया को बता देते हैं तो उन गोल्स के प्रति हमारी रुचि कम होने लगती है। दुनिया को बता देने के बाद अब हम सिर्फ वाहवाही रुकने लगते हैं, काम से हमारा ध्यान हटने लगता है और हम सिर्फ बातें करते रहते हैं। कई मोटिवेशनल स्पीकर इसका उलट बताते हैं। उनके अनुसार हमें अपने गोल्स के बारे में लोगों को बताना चाहिए, जिससे हमें उन गोल्स को पूरा करने के लिए ज्यादा ऊर्जा मिल सके और हम मोटिवेटेड रहें। लेकिन इसमें भी कुछ दिक्कतें हैं। जब हम अपने काम के बारे में लोगों को बता देते हैं तो अब हम उस काम को करने के बजाय
सिर्फ उसके बारे में बातें करते रहते हैं। हमें डर भी लगा रहता है कि काम खराब ना हो जाए, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हम अपना पूरा दिन सोच विचार में ही गुजार देते हैं। अपने गोल्स को पाने के लिए अब हम मेहनत करना छोड़ देते हैं। अब सिर्फ इधर उधर की बातें होती हैं। मैं एक दिन ये कर लूंगा, इतना पैसा कमाऊंगा, ये गाड़ी लूंगा, इस तरह की और भी बहुत सी बातें। सिर्फ बातें करने से आज तक कोई सफल नहीं हुआ। किसी भी काम को पूरा करने के लिए सबसे जरूरी जो होता है वो है एक्शन, यानी उस काम को करना। ये जरूरी चीज हम भूल जाते हैं और कुछ याद रहता है तो वो है बातें करना। बातें तो कोई भी कर लेता है, लेकिन जो बातें कम और काम ज्यादा करे वही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। हम इंसानों का जीवन काफी विविधताओं से भरा हुआ है। हमारे जीवन में हर अनुभव, विचार और व्यवहार के दो पहलू होते हैं, जैसे सुख दुख, हार जीत, सफलता और असफलता। इसी तरह बातें करना और चुप रहना भी हमारे जीवन का ही एक पहलू है। इसलिए हमें इनका इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। आपके द्वारा कहे गए शब्द दूसरों पर ही नहीं बल्कि खुद पर भी काफी असर डालते हैं। एक नेगेटिव यानी नकारात्मक विचार आपके पूरे दिन को खराब कर सकता है। इसलिए ध्यान दें कि आप क्या बोल रहे हैं। बेकार की बातें करके हम सिर्फ अपनी ऊर्जा को खराब करते हैं, साथ ही खुद पर भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। चुप रहना एक शक्ति की तरह होता है जो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है। जब हम जरूरत से ज्यादा बातें करते हैं तो ये हमारी काम की क्षमता को कम कर देता है और लोगों की नजरों में हमारी एक गलत इमेज बन जाती है। अक्सर हमें लगता है कि ज्यादा बातें करने से हम बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन ये इसके बिल्कुल विपरीत है। जब हम चुप रहकर बातों को ध्यान से सुनते हैं और शांत मन के साथ काम करते हैं तो इससे न केवल हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है बल्कि हम हर समय कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य भी है कि ज्यादा बातें करने से किसी भी काम को पूरा करने की संभावना कम हो जाती है। इससे हमें ये महसूस होता है कि हम उस काम को पहले ही पूरा कर चुके हैं। इसलिए हमें हमेशा अपनी जीत पर कंट्रोल रखना चाहिए और चुप रहकर अपने काम को पूरा करना चाहिए। चुप रहना एक ऐसा गुण है जिससे हम सफलता को आकर्षित कर सकते हैं। इससे हम अपनी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस को बाहर निकाल सकते हैं। ऑथर एक कहानी के जरिए समझाने की कोशिश करता है। ये कहानी है अपटन सिनक्लेयर के बारे में। अपटन सिनक्लेयर काफी फेमस लेखक और कार्यकर्ता रहे हैं। 1934 में अपटन ने कैलिफोर्निया में गवर्नर के पद के लिए चुनाव लड़ा, जहां उन्होंने एक बड़ा ही असामान्य सा कदम उठाया। चुनाव के कुछ दिन पहले उन्होंने एक छोटी सी पुस्तक पब्लिश की थी जिसका नाम था आई गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया एंड हाउ आई एंडेड पॉवर्टी। इस बुक में सब कुछ अतीत काल में लिखा हुआ था, यानी वो चीजें जो पहले हो चुकी है। अपटन ने एक गवर्नर के रूप में जो जो महत्वपूर्ण काम किए थे उन सभी को उन्होंने इस बुक में लिखा था। चौंकाने वाली बात तो ये थी कि अपटन ने अभी तक एक भी चुनाव नहीं जीता था। अपटन जानते थे कि वे जिस तरह से जनता से बात कर सकते हैं वैसे कोई और नहीं कर सकता, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि उनका ये कदम उनके लिए कितना भारी पड़ सकता है। अपटन ने बुक में अपने विचारों के साथ साथ गवर्नर बनने के बाद वे क्या क्या करेंगे और उनकी नीतियां क्या होंगी इत्यादि भी बुक में लिख दिया था। इससे उनके प्रतिद्वंदियों को काफी फायदा हुआ। धीरे धीरे अपटन अब चुनाव के अभियान में रुचि लेने लगे थे। अपटन को लगने लगा था कि जो कुछ भी उन्होंने बुक में लिखा है उन्होंने वो सब हासिल कर लिया है। उस समय ये बुक काफी फेमस हो गई थी, हजारों लोगों ने इसे पढ़ा था, लेकिन अपटन का अभियान पूरी तरह फेल हो चुका था। वो लगभग 2,50,000 वोटों से चुनाव हार गए और पूरी तरह इस अभियान से भी टूट गए थे। अपटन एक लेखक होने के साथ साथ कार्यकर्ता भी थे। बातों की चाल से वे किसी को भी अपने वश में कर लेते थे, लेकिन फिर भी वो इस चक्रव्यूह से निकल नहीं पाए। अपटन के साथ जो कुछ भी हुआ था वो उनकी कम्युनिकेशन स्किल के कारण हुआ था। उनकी बुक ने उन्हें महसूस कराया कि वो सब कुछ हासिल कर चुके हैं, जबकि वे गवर्नर बने भी नहीं थे। वे बस बातें ही करते रहे और अपनी ही बातों में फंसकर चुनाव हार गए। इस कहानी के जरिए ऑथर हमें बताता है कि हमें किसी भी काम को करते समय अपनी जुबान को काबू में रखना चाहिए। अगर आप अपने काम में सफल होना चाहते हैं तो आपको बातें बनाना बंद कर देना चाहिए और शांति से अपने काम को पूरा करना चाहिए। बातें करने से आपके दिमाग को यह लगने लगता है कि आपने वो सब कुछ पा लिया है जिसके बारे में आप सोचते हैं। कई बार ऐसा होता है जब हम अपने दिमाग में
कुछ सपने बनाने लगते हैं, तब अंदर ही अंदर बातचीत होने लगती है। और जब यही प्रक्रिया बार बार होने लगती है तो दिमाग को यकीन हो जाता है कि आपने उन सपनों को पा लिया है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अपने सपनों को वास्तविक जीवन में पाने के लिए आपको आज से ही बातें बनाना बंद कर देना चाहिए। 2P और 2 आप इन दोनों में से केवल एक ही हो सकते हैं। या तो आप ये सोचते हो कि मेरे अंदर कुछ खास टैलेंट है जिसकी वजह से मैं अपना काम बेहतर तरीके से करता हूं, या फिर आप उन तरीकों को समझ पाते हैं जिससे कोई भी काम बेहतर हो सकता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति होता है जो सोचता है कि मेरे अंदर कुछ खास टैलेंट है जिसके कारण मैं अपना काम जल्दी पूरा कर लेता हूं, लोगों से अच्छे से बातें करता हूं, सब मेरी तारीफ करते हैं। इन सब बातों को वो सोचता रहता है। ईगो इज द एनिमी बुक समरी को सुनने के बाद उसे एहसास होता है कि जो भी चीजें मेरे साथ हो रही है या मैं अपना काम इतने बेहतर तरीके से कर पा रहा हूं, तो वो मेरे खास टैलेंट की वजह से नहीं है। ये सब मेरी मेहनत और लगन की वजह से हो रहा है। अगर इतनी ही मेहनत और लगन के साथ मैं किसी और काम को करूं तो हो सकता है कि वो काम भी बेहतर और जल्दी पूरा हो जाए। अगर आप अपने काम से फोकस हटाकर इन सब चीजों पर ध्यान देंगे तो कल को आपको डर रहेगा कि ये सब चीजें या ये खास टैलेंट मेरे हाथ से निकल ना जाए। आप किसी भी स्कूल में या किसी भी काम में मेहनत करें, उसमें असर डालें, तो उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। यहाँ किस्मत या टैलेंट का काम नहीं है, बल्कि आपकी मेहनत आपको बेहतर बनाती है। अगर आप इन सब बातों को अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको किसी भी चीज का डर नहीं होता है, बल्कि आप फ्रीडम महसूस करते हैं। हमारे जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं और इन सब के बाद भी अगर हम जैसे हैं वैसे ही बने रहें तो इसे हम एक उपलब्धि की तरह मान सकते हैं। हमें अपने जीवन में किसी चीज या किसी काम का दिखावा नहीं करना चाहिए, बस शांति के साथ अपने काम पर फोकस करना चाहिए। अगर हम इस तरह से जीवन को देखें तो एक दिन हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं। ये किसी सफलता से काफी ऊपर होगा। अगर आप बिना किसी दिखावे के, बिना ईगो के अपने रास्ते पर आगे बढ़ेंगे और खुद के प्रति सच्चे रहेंगे तो दुनिया में ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे आप हासिल न कर पाए। इसकी कोई सीमा नहीं है, ये बस हमारे देखने का एक नजरिया होता है। जब एक इंसान खुद के साथ ईमानदार होता है तो निश्चित ही वो दूसरों के साथ भी ईमानदार ही होगा। जब आप कोई फैसला लेते हैं तो ये सोचकर ना लें कि आप इससे कितने फेमस हो सकते हैं या आपको इससे कितनी उपलब्धियां मिल सकती हैं, बल्कि कोई भी फैसला ये सोचकर लें कि आने वाले समय में यह फैसला आपके लिए और अन्य लोगों के लिए कितना सही साबित होगा। आप जो भी काम करें उसे सच्चे दिल से करें, लोगों के साथ सच्चे बने रहें, कुछ ऐसा करें जिससे आप लोगों के जीवन में कुछ वैल्यू जोड़ पाएं, और यही आपके जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। आइए एक उदाहरण के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। आधुनिक युद्ध में प्रतिभाशाली रणनीतिकारों में से एक ऐसा व्यक्ति था जिसके बारे में ज्यादातर लोगों ने कभी नहीं सुना था। उसका नाम था जॉन बॉयड। जॉन बॉयड एक महान फाइटर पायलट थे और साथ ही एक शिक्षक भी थे। उनमें एक बेहतरीन खूबी थी, वो 40 सेकंड से भी कम समय में किसी को भी हरा सकते थे। लेकिन उन्होंने कभी भी इसका गुणगान नहीं किया। उन्होंने कभी कोई किताब पब्लिश नहीं की, बस कुछ अकादमी पेपर लिखे और उनकी कुछ वीडियोस थी जो शायद ही कभी मीडिया में आई हो। जॉन के आगे कोई भी दुश्मन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता था। वो एक सच्चे सोल्जर थे और कुछ युद्धों में उनका महत्वपूर्ण योगदान भी रहा था। इन सब के बावजूद भी जॉन को कभी कर्नल की रैंक से ऊपर प्रमोट नहीं किया गया था। जॉन को नैनिस एयरफोर्स बेस कोरिया में मुख्य प्रशिक्षक यानी लीड इंस्ट्रक्टर के तौर पर चुना गया। F-15 और F-16 फाइटर जेट जॉन के पेट प्रोजेक्ट में शामिल थे। इन फाइटर जेट ने आधुनिक सैन्य विमानों को पुनर्जीवित कर दिया था। जॉन का ये पेट प्रोजेक्ट काफी सफल रहा था। जॉन के सबसे बड़े लक्ष्यों में से एक था अपने देश के लिए एक सलाहकार के रूप में काम करना। कई बार जॉन मीटिंग में भी रक्षा सचिव को सलाह दिया करते थे, लेकिन उन्होंने खुद कभी भी इसका क्रेडिट नहीं लिया। उन्हें बस अपने काम से मतलब था। हम सभी अपने देश से प्यार करते हैं, लेकिन जॉन के लिए ये कुछ अलग था। देश और काम के प्रति उनमें हमेशा उत्साह रहता था। वो ऐसा कोई भी अवसर नहीं खोना चाहते थे जो कि देश सेवा से जुड़ा हुआ हो। जॉन का मानना है
कि हमें वाहवाही लूटने की बजाय सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। तारीफों के पुल में इंसान कब डूब जाता है उसे खुद भी पता नहीं चलता। प्रमोशन या बड़ी पद मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने काम में अच्छे हैं। आपके जीवन का उद्देश्य आपका काम होना चाहिए, न कि अपनी प्रसिद्धि बढ़ाना। जब आप बिना किसी स्वार्थ के किसी दूसरे के जीवन में कोई वैल्यू जोड़ते हैं, तब आपको एक बड़ी सफलता मिलती है। और अगली बार जब आप प्रसिद्धि के बारे में या किसी और चीज के बारे में सोचें, तो सबसे पहले खुद से पूछें कि क्या सच में आपको इसकी जरूरत है या ये सिर्फ आपका अहंकार है। कुछ दिनों तक इसके बारे में सोचते रहें। जब आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। जिस तरह एक स्टूडेंट के अंदर कुछ नया सीखने का जुनून होता है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में हमेशा सीखते रहना चाहिए। इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें सीखकर हम खुद को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। कुछ नया सीखने की आदत हमें अपनी जिम्मेदारियों, अपनी प्रतिभाओं, लक्ष्य और कर्तव्य की पहचान करने में मदद करती है। हमारे जीवन का विकास दो तरह से होता है, एक शारीरिक विकास और दूसरा मानसिक विकास। ज्यादातर लोग शारीरिक विकास यानी शरीर की बनावट और इसे तंदुरुस्त रखने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जो कि जरूरी भी है। लेकिन इसके साथ ही अपने दिमाग का विकास करना भी बहुत जरूरी है, जो कि कुछ नया सीखने से हो सकता है। आपको उन चीजों के बारे में सीखना चाहिए जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते, ताकि जीवन के हर क्षेत्र में आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। अक्सर लोग जब सफल हो जाते हैं तो वे सीखना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें अब सीखने की क्या जरूरत है, लेकिन वे इस पॉइंट पर गलत साबित होते हैं। आज आप चाहे किसी भी स्थिति में हो, अगर आप उसे बदलना चाहते हैं या उसी स्थिति में बने रहना चाहते हैं, तो आपको समय समय पर खुद को बदलना होगा, अपनी नॉलेज को बढ़ाना होगा। तभी आप जीवन में एक अच्छी जगह पा सकते हैं। अक्सर लोगों में ईगो आ जाता है कि उन्हें हर चीज के बारे में पता है। उनका यही ईगो उन्हें एक दिन नीचे भी ले आता है। आपको एक स्टूडेंट की तरह बनना होगा, जो हर चीज सीखने के लिए उत्साहित रहता है, जिसमें सीखने की जिज्ञासा होती है। लेकिन सिर्फ सीखने से ही कुछ नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि आपने सीखा क्या है और क्या वो सही है। इसके लिए आपको एक शिक्षक की जरूरत होती है, जो समय समय पर आपको फीडबैक देता रहे। आप चाहे उसे शिक्षक कहें, सलाहकार कहें या कुछ और, आपको एक ऐसे शिक्षक की जरूरत है जो आपकी फील्ड के बारे में अच्छी जानकारी रखता हो। आपको कभी भी ये शिकायत नहीं करनी चाहिए कि सीखने की प्रोसेस यानी प्रक्रिया बहुत ही कठिन है। जो चीज आपको फायदा पहुंचाती है वो कभी सरल हो ही नहीं सकती है, लेकिन आप उसे मजेदार जरूर बना सकते हैं। सीखने की आदत आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। जब एक शिक्षक आपको कुछ सिखाता है, तो वो सिर्फ आपको सिखा ही नहीं रहा है, बल्कि अपने जीवन का वो अनुभव भी बता रहा है जिसे उसने सालों लगाकर कमाया है। यही एक स्टूडेंट की पावर होती है। आपको उन लोगों से सीखना चाहिए जो आपसे ज्यादा जानते हैं, और साथ ही आप इस बात को भी स्वीकार कर लें कि इस दुनिया में या आपके आसपास काफी ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत ज्यादा जानते हैं। अगर आप अपनी ईगो को साइड में रखकर विनम्र होना जानते हैं, तो आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मुझे तो बहुत ज्यादा आता है और मुझे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, यकीन मानिए उसी दिन से आपकी ग्रोथ होना बंद हो जाएगी। दुनिया में जितने भी महान और सफल लोग हैं, वो सीखने की अहमियत को जानते हैं और हर रोज कुछ नया सीखते रहते हैं। वो सीखना कभी नहीं छोड़ते और शायद इसलिए सफल भी है। खुद के बारे में गलत सोचना या खुद को सिर्फ मोटिवेट करते रहना भी अपने आप में एक ईगो है। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। किर्क हैमिट नाम का एक सभ्य युवा गिटार वादक था। वो एक बेहतरीन स्टूडेंट था जो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता था। 1980 के शुरुआती दशक में मेटालिका बैंड ग्रुप ने एक शो करना चाहा, जिसमें उन्होंने अपने गिटार वादक डेव मुस्टेन को चुना। ये शो बिना किसी नोटिस के किया जाने वाला था, इसलिए मेटालिका बैंड ग्रुप ने अचानक ही अपने गिटार वादक डेव मुस्टेन को निकाल दिया। उसी दिन एक्सॉइड बैंड ग्रुप के सदस्य गिटार वादक किर्क हैमिट को मेटालिका बैंड ग्रुप द्वारा बैंड में शामिल होने का एक ऑफर मिला। किर्क का सपना था कि वो अमेरिका के सबसे बड़े बैंड ग्रुप मेटालिका ग्रुप में शामिल हों, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को ये कहकर ठुकरा दिया कि उन्हें अभी और सीखना है। किर्क
एक बहुत ही अच्छे गिटार वादक थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें यही लगता था कि मुझे अभी और सीखने की जरूरत है। वो एक जगह रुककर सीखना बंद नहीं करना चाहता था। किर्क का कहना था कि जिन लोगों के सामने मैं परफॉर्म कर रहा हूँ उन्हें तो गिटार के बारे में कुछ नहीं पता, और इसलिए वो मेरी गलतियों को नहीं पकड़ पाएंगे। मुझे एक ऐसे शिक्षक की जरूरत है जो मुझसे भी ज्यादा गिटार के बारे में जानता हो। ऐसा शिक्षक ही मुझे सही फीडबैक दे पाएगा। अब किर्क को एक अच्छे शिक्षक की तलाश थी जो उन्हें गिटार और संगीत के बारे में और जानकारी दे सके। अपने ही शहर सैन फ्रांसिस्को में उन्हें एक महान शिक्षक मिले जिनका नाम था जो सेट्रियानी। जो सेट्रियानी अपने समय में सबसे अच्छे गिटार वादक थे। उस समय लगभग 10 लाख से भी ज्यादा कॉपीज उनके संगीत की बेची गई थी। जो सेट्रियानी को चुनना किर्क हैमिट का एक अच्छा विकल्प था। किर्क उनसे सीखना चाहता था कि संगीत में ऐसा क्या है जो अभी तक उसे नहीं पता। वो संगीत की बारीकियों को समझना चाहता था। किर्क के गिटार बजाने का तरीका और जो का तरीका बिल्कुल अलग था। कुछ ही दिनों में जो किर्क की कमजोरियों को समझ गए थे और उनमें सुधार करने में किर्क की मदद करने लगे। किर्क बहुत ही जल्दी चीजों को समझ लेता था और उसे शिक्षक जो भी सिखाते थे वो उन्हें जल्दी ही पकड़ लेता था। किर्क बाकी छात्रों से बिल्कुल अलग था। अपने शिक्षक के बताए निर्देशों को वो बहुत ही ध्यान से सुनता और हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करता। करीब 2 सालों तक किर्क जो के बताए रास्ते पर चलता रहा, जिसका परिणाम ये निकला कि लोग उसे एक महान गिटार वादक के रूप में जानने लगे। आपको पता है किर्क ने ऐसा कैसे किया? उसने अपने ईगो को साइड में रखा और इस बात को स्वीकार किया कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो उससे भी अच्छा गिटार बजा सकते हैं। जब उसने इस बात को मान लिया तो उसने जो के नॉलेज से काफी कुछ सीखा और दुनिया का महान गिटार वादक बन गया। अगर किर्क एक स्टूडेंट की तरह कभी सीखता ही नहीं तो वो कभी बेहतर नहीं बन पाता। एक गिटार वादक एक स्टूडेंट बन गया ताकि वो और अच्छा गिटार वादक बन सके। अगर किर्क फेमस होने के बाद ये मान लेता कि मुझे अब ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, जितना मुझे आता है वो बहुत है, तो किर्क कभी महान नहीं बन पाता। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। एक स्टूडेंट की तरह हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए और इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमसे बहुत ज्यादा जानते हैं। आज लोग अपने ईगो के चलते खुद को सबसे अच्छा मानने लगते हैं। ये सोचते हैं कि उन्हें किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। इस तरह के लोग जीवन में कुछ नया नहीं सीख पाते हैं, और अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको हमेशा सीखने पर जोर देना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि जब आप परफॉर्म करो तो एक गुरु की तरह करो, और जब कुछ सीखने जाओ तो एक शिष्य की तरह सीखो। जब हम किसी चीज के लिए पैशनेट या जुनूनी होते हैं तो उस समय अक्सर हम बेवकूफ़ी भरी बातें करने लगते हैं। हमारा जुनून हमें ऐसी बातें करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए अच्छा होगा कि हम जुनूनी होने के बजाय चीजों को वास्तविक नजरिए से देखें और एक सही उद्देश्य के साथ जीवन जिए। उद्देश्य व्यक्ति को एक सही दिशा देता है। जब आपके दिमाग में साफ होगा कि आपको जीवन में क्या करना है तो उसे पाने के रास्ते आपको साफ नजर आने लगते हैं और आप उसी दिशा में कदम बढ़ाने लगते हैं। आपका उद्देश्य आपकी ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग करता है। जब जीवन में आपका कोई उद्देश्य नहीं होता है तो आप कोई भी काम कर रहे उसमें आप असफल ही होते हैं। बिना उद्देश्य के आप इधर उधर भटकते रहते हैं। इसलिए एक सही उद्देश्य का जीवन में होना बहुत जरूरी है। आज ज्यादातर लोग बिना लक्ष्य के जी रहे हैं। उन्हें खुद भी नहीं पता कि उन्हें आगे क्या करना है। वे बस जीवन को काट रहे हैं। ऐसे में वे लोग खुद को ही बेवकूफ बना रहे हैं और सोचते हैं कि वे खुश क्यों नहीं है, उन्हें वो क्यों नहीं मिलता जो वो चाहते हैं। अहंकार यानी ईगो आपको हमेशा कंफर्ट जोन यानी आरामदायक स्थिति में रखने की कोशिश करता है और आपको लगता है यही आपके लिए अच्छा है। आरामदायक जीवन सबको अच्छा लगता है, लेकिन इसमें आगे बढ़ने की संभावना बहुत कम है। आप अपनी गाड़ी से नौकरी पर जाते हैं, लेकिन आपको इस नौकरी से नफरत है जो आपकी गाड़ी की किश्तों का भुगतान करती है। आपके घर के खर्चे भी उसी नौकरी से चलते हैं और भी बहुत कुछ। जिस काम में मेहनत करनी पड़ती है उसे करने के लिए ईगो हमेशा हमें रोकता है, फिर चाहे वो काम सही हो या गलत। वहीं अगर एक इंसान अपने उद्देश्य के साथ सही दिशा में मेहनत करता है तो वो
सब कुछ हासिल कर सकता है जो उसने सोचा था। लक्ष्य हमेशा हमसे कंफर्ट जोन से बाहर के काम करवाता है, जिन्हें करने के लिए ईगो हमें रोकता है, लेकिन ये हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। दूसरी ओर कई प्रभावशाली लोगों ने पाया कि कुछ सवालों के जवाब हमें अपने उद्देश्य के साथ जीने में मदद करते हैं। जैसे, मैं जो भी कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं, मैं कौन हूं, मैंने यही लक्ष्य क्यों चुना। एक अच्छा और अहंकार से मुक्त जीवन जीने के लिए जुनून ज्यादा जरूरी है या उद्देश्य? ऑथर इसे एक कहानी के जरिए समझाते हैं, जिसमें एक अमेरिकी बास्केटबॉल कोच जॉन रॉबर्ट वुडन होते हैं। जॉन वुडन एक बेहतरीन बास्केटबॉल खिलाड़ी है। वो 12 सालों तक यूसीएलए ब्रून्स में हेड कोच रहे थे। इसी 12 साल की अवधि में उन्होंने 10 नेशनल चैंपियनशिप जीती। जॉन वुडन भावनाओं को एक बोझ की तरह मानते हैं। वो कहते हैं कि हमें कभी जुनून का गुलाम नहीं बनना चाहिए, और यही उनकी फिलॉसफी है। जॉन वुडन के एक शिष्य, जिनका नाम लुइस एल्सिंडोर था, वो एक युवा बास्केटबॉल खिलाड़ी था। उसने अपना नाम बदलकर करीम अब्दुल जब्बार रख लिया था। करीम अब्दुल जब्बार अपने बेहद सफल कोच जॉन वुडन के बारे में कहते हैं कि वो उदासीन यानी डिस्पैशनेट है, यानी जिसमें कोई जुनून ना हो। इसके बारे में जॉन वुडन ने बताया कि आपका जुनून और आपकी भावनाएं यानी कि इमोशंस काम के रास्ते में आ जाती हैं। हमें बस अपनी क्षमता के अनुसार अपना काम करना चाहिए और जुनून का गुलाम नहीं बनना चाहिए। जुनून हमारा ध्यान उन सभी कामों से हटाता है जो सफलता प्राप्त करने के लिए जरूरी होते हैं। ऑथा कहते हैं, जुनून कभी कभी हमसे वो भी करवा देता है जिसके लिए हम कभी तैयार ही नहीं थे। इसके परिणाम काफी रिस्की हो सकते हैं। ये एक बेवकूफी भरा काम है। हमें जुनून को चुनौती देनी चाहिए और जुनून के बजाय जीवन में उद्देश्य को आगे रखना चाहिए। उद्देश्य हमारी आकांक्षाओं से अहंकार को दूर करता है, क्योंकि ये हमारा फोकस उस चीज पर लगाता है जिसे हम खुद से भी ज्यादा महत्व देते हैं। ये बार बार आपको ऐसे सवाल पूछने के लिए उत्साहित करता है जो आपके लिए जरूरी है। जैसे, आप अपने आखिरी लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे, जीवन में आपको क्या करना है और आप वो कैसे करेंगे, क्या आपके पास एक सही योजना है। कुछ इस तरह के अहम सवाल खुद से पूछने जरूरी है ताकि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकें। इसलिए जुनूनी बनने के बजाय आपको जीवन में एक उद्देश्य रखना चाहिए जो आपको बिना किसी अहंकार के सफलता की ओर ले जाए। ऑथर कहते हैं कि जो व्यक्ति रास्ता साफ करता है वो आखिर तक उस रास्ते की दिशा को कंट्रोल करता है। जैसे कैनवास पेंटिंग को आकार देता है। जब भी आप किसी नई कंपनी में जाते हो या कोई नया काम शुरू करते हो, तब आप सोचते हो कि यहां मेरी नई पहचान बने ताकि लोग मेरे काम को जान सकें। हम कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के नीचे काम करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कैनवास रणनीति कहती है कि आप जिस भी व्यक्ति या कंपनी के लिए काम कर रहे हो उसे हमेशा सपोर्ट करते रहें, जिससे आप अपने लिए भी एक सही रास्ता बना सकें। जब आप काम करना शुरू करते हो तब आप काम में इतने अच्छे नहीं होते हो जितना आप खुद को मानते हो। स्कूल या कॉलेज में हमें जो पढ़ाया जाता है वो हमें काम में देखने को नहीं मिलता है। शुरुआत में आपको अपने ईगो को साइड में रखना चाहिए और किसी ऐसे व्यक्ति से सीखना चाहिए जिसे आपकी फील्ड का अनुभव हो। उन लोगों के साथ रहना सीखो जो पहले से ही उस पद पर है जहां आप जाना चाहते हो। जब आप लोगों की समस्याओं यानी प्रॉब्लम्स को सुनोगे और उनकी मदद करोगे, तब आप अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके बहुत कुछ सीख सकते हो। ये चीज आपको काम में बेहतर बनाती है और साथ ही आपके पास ऐसे लोगों का नेटवर्क होगा जिसके माहौल में आप धीरे धीरे ग्रो करते रहोगे। ऐसे लोगों का साथ कभी मत छोड़ो जो आपको कुछ सिखाते हैं। उनके साथ रहो। ये लोग आपको सफलता दिलाने में मदद कर सकते हैं। यही कैनवास रणनीति है। जिस तरह एक कैनवास बोर्ड रंगों के साथ घुल मिल जाता है और एक खूबसूरत पेंटिंग का निर्माण करता है, तब वो लोगों को खूब पसंद आती है और दोनों एक दूसरे को सफल बनाने में मदद करते हैं। पहले के समय में जो रोमन राजनीतिज्ञ होते थे वे दूसरे लोगों को सफल बनाने में मदद किया करते थे। ऐसा करने से सफल लोगों के साथ उनका अच्छा नेटवर्क बन जाता था, जिससे वे लोग खुद भी सफल बनते थे। अगर आज आप किसी व्यक्ति को सपोर्ट कर रहे हो तो निश्चित ही आगे वो व्यक्ति भी आपकी मदद के लिए खड़ा होगा। कैनवास रणनीति
एक बहुत ही आसान रणनीति है जो आपको दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बना सकती है। एक सफल और फेमस एपिग्रामिडिस्ट बनने से पहले मार्कस वेनेरियस मार्शल ने अपना शुरुआती जीवन अमीरों और अमीरों की सेवा करने में बिताया। मार्शल अपने संरक्षक यानी पैट्रन के लिए कई तरह के काम करते थे। हर जगह उनके साथ यात्रा करते थे, उनके रास्ते साफ करते थे और उनके संदेशों को पढ़ते थे। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिसने हमेशा दूसरों के लिए रास्ता साफ किया, यानी दूसरों की मदद की। मार्शल एक युवा व्यक्ति था और उसे अपनी इस नौकरी से काफी नफरत थी। वो एक ऐसी संपत्ति चाहता था जहां उसे शांति मिल सके और वो अपना काम पूरी आजादी के साथ कर सके। एक ऐसी जगह जहां उसे किसी दूसरे के आदेशों को सुनना न पड़े और वो अपना मनचाहा काम कर सके। मार्शल अपने शुरुआती दिनों को रोम के उच्च समाज से अलग होने को कड़वा बताते हैं। उन्हें इस बात का दुख था कि कोई भी उनकी इस अद्भुत क्षमता को पहचान नहीं पाएगा। मार्शल की कहानी हम में से ज्यादातर लोगों के जीवन से जुड़ी हुई हो सकती है। ऑथर इसे और अच्छे से वर्णित करता है। ये एक सामान्य नजरिया है जो पुरानी पीढ़ी और समाज से बिल्कुल अलग है। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें काफी प्रतिभा है, उसे हमारा समाज ऐसे काम करने के लिए मजबूर करता है जो उसे पसंद भी नहीं है। ऐसे में वो प्रतिभाशाली व्यक्ति उन लोगों का सम्मान कैसे करेगा? हमें इसे एक अलग नजरिए से देखना होगा। जब हम कुछ बड़ा काम करने के बारे में सोचते हैं तो इसका मतलब है कि हम इस सोच को खुद पर थोप रहे हैं। हम खुद को ऐसा करने का आदेश दे रहे हैं। ऐसे में हम खुद को ही मजबूर कर रहे हैं और आज आधा समाज यही तो कर रहा है। ये भी तो खुद के साथ तानाशाही ही हुई। दूसरे लोगों से तो हम फिर भी निपट सकते हैं, लेकिन खुद से निपटना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए खुद को वो करने दें जिसमें आपकी रुचि हो और उसे उद्देश्य के साथ करें। ऐसा जीवन एक आसान जीवन बन जाता है। यही कारण है कि ऑथर हमें कैनवस रणनीति को अपनाने की सलाह देता है। ऑथर कहते हैं कि हमें ऐसे कैनवस को ढूंढना चाहिए जो लोगों को पेंट कर सके, लोगों को सही रास्ता दिखा सके, अच्छा दिखने में उनकी मदद कर सके और सबसे जरूरी बात तो ये कि उन्हें अच्छा इंसान बनाने में मदद करे। जब आप ऐसा करेंगे तो वो लोग भी आपकी मदद करेंगे और आप दोनों एक साथ सफलता के रास्ते पर होंगे। ये एक बहुत ही आसान काम है, लेकिन फिर भी लोग इसे करते नहीं है और इसकी वजह है उनका अहंकार यानी कि ईगो। वे लोग सोचते हैं कि हमने एक बहुत ही अच्छे कॉलेज से डिग्री ली है, इतनी पढ़ाई की है, जीवन में इतना संघर्ष किया है, क्या सिर्फ इसीलिए कि हम लोगों के नीचे काम करें? उनका यही ईगो उन्हें जीवन में आगे बढ़ने नहीं देता है। आपका ईगो ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। यह आपको हर वो काम करने से रोकता है जिसमें आप सफल हो सकते हैं। ये ना सोचें कि आप किसी दूसरे व्यक्ति के नीचे काम कर रहे हैं, बल्कि ये सोचिए कि आप उस काम में उसकी मदद कर रहे हैं और उनसे वो काम सीख रहे हैं। आपका यही नजरिया आपको एक दिन उस पोजीशन पर लाकर खड़ा कर देगा जहां आप जाना चाहते हैं। जब हम कोई कहानी सोचते हैं तो हम हमेशा उस कहानी के हीरो के रूप में खुद को देखते हैं, क्योंकि हम दुनिया को अपने नजरिए से देखते हैं। ऑथर कहते हैं कि कैनवास रणनीति इतनी सरल है कि ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो इसे अपनाने को तैयार है। ये ना तो बूढ़ है और ना ही युवा, ना ही प्रतिभाशाली और ना ही प्रतिभाहीन यानी कि अनटैलेंटेड के बीच भेदभाव करती है। इसके लिए जरूरत है तो बस विनम्र होने की। इस रणनीति के जरिए आप अपने ईगो को दूर कर सकते हैं और अपने घर, ऑफिस या अन्य जगहों पर लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। जब आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं होगा। लोग बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। उस समय खुद को शांत रखना है और अपना ध्यान सिर्फ काम पर लगाना है। आपको उन लोगों की मदद करनी है जो हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं। याद रखिए, लोगों को सफल बनाने में ही आपकी सफलता है, न कि लोगों को नीचा दिखाने में। इसलिए अपने जीवन में सफलता पाने के लिए कैनवास रणनीति यानी कि कैनवास स्ट्रेटेजी को जरूर अपनाएं। ऑथर कहते हैं कि जो लोग सबसे ज्यादा सफल हैं वो कभी दिखावा नहीं करते हैं। वो ज्यादा उत्साहित होने के बजाय खुद पर कंट्रोल करना जानते हैं। वो हमेशा शांत
आत्मनिर्भर और विनम्र होते हैं। अक्सर जब कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है या किसी की कोई बात हमें बुरी लग जाती है तो हम तुरंत ही उसे मुंह तोड़ जवाब दे देते हैं और उसके साथ भी बुरा व्यवहार करते हैं। लेकिन जल्दबाजी में ऐसा करना हमारे लिए ही नुकसानदायी हो सकता है। कई बार ये चीजें हमारे सम्मान और प्रगति को ठेस पहुंचाती हैं। इस तरह का व्यवहार ये दिखाता है कि हमारा खुद पर कंट्रोल नहीं है और हम अपने आप को ही नीचा दिखा रहे हैं। अगर हम खुद पर कंट्रोल रखते हैं और अपने ईगो को एक तरफ रखते हैं तो हम कभी भी बुरे व्यवहार के बदले बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। खुद पर नियंत्रण करना थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन अपने जीवन में बदलाव करने और आवेश यानी गुस्से को मैनेज करने के लिए ये जरूरी भी है। कई बार हम चीजों को जरूरत से ज्यादा कर लेते हैं। जैसे हमारे पास पहले से ही काफी कपड़े होते हैं, लेकिन फिर भी हम और कपड़े खरीद लेते हैं। जब हम कोई जरूरी काम कर रहे होते हैं तभी हमें बेकार के काम याद आने लगते हैं और उस चक्कर में हम उस जरूरी काम को करना ही भूल जाते हैं। ये खुद पर कंट्रोल न करने की ही एक निशानी है। जब तक आपका खुद पर कंट्रोल नहीं होगा तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपका मन बार बार आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेगा। इसलिए हमें अपने अहंकार यानी ईगो को साइड में रखकर ऐसे तरीकों को अपनाना चाहिए जो हमें खुद पर कंट्रोल करना सिखाते हैं। ऑथर कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने प्रतिभाशाली हैं, आपके कनेक्शन कितने अच्छे हैं या फिर आपके पास कितना पैसा है। जब आप कुछ बड़ा और अच्छा काम करना चाहोगे तो आपके रास्ते में काफी मुश्किलें आएंगी। लोग हर तरफ से आपको गिराने की कोशिश करेंगे, आपसे नफरत करने लगेंगे, आपके काम के बारे में गलत बोलेंगे। लेकिन उस समय आपको विनम्र बने रहना है, लोगों की बातों का जवाब नहीं देना है और खुद पर कंट्रोल करना है। लोग आपको मजबूर करेंगे कि आप उनके हिसाब से काम करें। वे आपको अपने नकारात्मक विचारों यानी कि नेगेटिव थॉट्स में उलझाने की कोशिश करेंगे। बस आपको खुद पर नियंत्रण यानी कि कंट्रोल रखना है और ऐसे लोगों को नजरअंदाज करना है। जैकी रॉबिन्सन एक अफ्रीकी अमेरिकी पेशेवर यानी कि प्रोफेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। अपने समय में वे एक महान बास्केटबॉल खिलाड़ी रहे थे। रॉबिन्सन ने मेजर लीग बेसबॉल के रंग के आधार पर भेदभाव करने वाली प्रथा को तोड़ दिया था। आज भी 15 अप्रैल को पूरे एमएलबी फ्रेंचाइजी में जैकी रॉबिन्सन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें खिलाड़ी डूसर्स जर्सी नंबर 42 पहनते हैं। रॉबिन्सन के लिए अफ्रीका से अमेरिका तक आना और अमेरिका में एक महान बास्केटबॉल खिलाड़ी बनने तक का सफर इतना आसान नहीं था। रंग से काला होने के कारण अमेरिका में अक्सर उन्हें अपमान सहना पड़ता था। गोरे लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन्होंने कभी इसका जवाब नहीं दिया। एक बार उन्हें खेल के मैदान से भी बाहर कर दिया गया। दूसरे खिलाड़ी ही नहीं बल्कि ऊंचे पद पर बैठे लोग भी उनका काफी मजाक बनाते थे। रॉबिन्सन जब छोटे थे तो वे अपने दोस्तों के एक छोटे से गिरोह के साथ भाग गए थे। वो आए दिन स्थानीय पुलिस को परेशान करते और गिरफ्तार हो जाते। बास्केटबॉल खेल के मैदान में अक्सर उनकी लड़ाइयों के किस्से सुनने को मिलते थे। कभी पुलिस से भी बहस हो जाती थी। यूसीएलए में खेलने से पहले उन्होंने जेल में रात बिताई थी, क्योंकि उन्होंने एक गोरे आदमी से लड़ाई कर ली थी। इसके बाद वे मिलिट्री में भी शामिल हुए और 1944 में वहां से रिटायर हो गए। कानून के कारण बस में भी उन्हें पीछे की सीट दी जाती थी। इन सब मुश्किलों के बावजूद भी उन्होंने खुद पर नियंत्रण नहीं खोया। लोगों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया और बास्केटबॉल खेल के इतिहास में अपना नाम दर्ज किया। रॉबिन्सन कहते हैं कि मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहूंगा, मैं बस करके दिखाऊंगा। जैकी रॉबिन्सन जैसा एटीट्यूड ही आपको सफलता दिला सकता है। लोग तब भी बोलेंगे जब आप कुछ नहीं करोगे और तब भी बोलेंगे जब आप कुछ करने लग जाओगे। इसलिए लोगों का काम है बोलना, उन्हें बोलने दें। आपको बस अपना ध्यान अपने काम पर लगाना है और खुद पर कंट्रोल करना है। जो लक्ष्य आपने चुना है उसके प्रति दृढ़ संकल्पित रहें और पूरी मेहनत के साथ काम करते रहें। आप जरूर सफल होंगे। एलन वॉट्स कहते हैं कि जो व्यक्ति हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है उसके पास विचारों के अलावा सोचने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए वो व्यक्ति
वास्तविक दुनिया से अपना कनेक्शन खो देता है और सिर्फ भ्रम यानी कि इल्यूशंस की दुनिया में जीता है। जो लोग कुछ काम करने की बजाय सिर्फ सोचते ही रहते हैं, तो उन लोगों को एक बात जान लेनी चाहिए कि ज्यादा सोचना आपका जीवन बर्बाद कर सकता है और आपके दिमाग में ईगो और नकारात्मक विचारों को भर देता है। कई बार ये विचार आपकी वास्तविकता यानी रियलिटी बन जाते हैं। जिस तरह के आपके विचार होंगे, आपके जीवन का अनुभव भी उसी तरह का होगा। दुनिया में सबसे सफल लोगों का मानना है कि विचारों में बहुत शक्ति होती है। अगर सही तरीके से इनका उपयोग किया जाए तो ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे हासिल नहीं किया जा सकता। जब आप किसी चीज के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो आपका दिमाग उस चीज से जुड़ी कई श्रृंखलाएं यानी चेन बनाने लगता है। थोड़े समय बाद विचारों की ऐसी चेन बन जाती है कि आपको खुद भी पता नहीं होता है कि आपने शुरू कहां से किया था। सोच का कोई अंत नहीं है, चाहे हम पूरा दिन ही क्यों ना सोचते रहें, लेकिन इससे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि ये हमारे लिए नुकसानदायक ही है। ये विचार आपका ध्यान गलत कामों में लगा देते हैं, काम से भी फोकस हटने लगता है और आपका जीवन बर्बाद होने की कगार पर आ जाता है। इससे अच्छा है कि हम समय रहते इन चीजों को समझें और विचारों की श्रृंखलाओं से बाहर निकलकर वास्तविकता का सामना करें। कई बार हम अपने दिमाग में कुछ काल्पनिक सपने बना लेते हैं और उन्हें वास्तविकता से जोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे, मैं इतना पैसा कमाऊंगा, ये गाड़ी लूंगा, पढ़ाई में टॉप करूंगा। इस तरह के कई और सपने हम खुद को दिखाते हैं, लेकिन ये अभी हुआ नहीं है। ये सिर्फ कल्पनाएं हैं जो कभी हमें वास्तविक दुनिया नहीं दिखाना चाहती। ये कल्पनाएं हमें एक ऐसे अंधकार में डाल देती हैं जहां हम ये भी नहीं देख पाते कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे एक इंसान पहली बार प्यार में गिरा हो, उसे अब अपने प्यार के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता है। ठीक वैसे ही हमें भी इन विचारों के अलावा कुछ नहीं दिखता। ये काफी खतरनाक हो सकता है। ये काल्पनिक विचार हमारे अंदर ईगो पैदा करने लगते हैं। हम चाहकर भी इन विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए हमें सिर्फ अपने आज में जीना चाहिए। जो कुछ हमारे आसपास हो रहा है उसका हिस्सा बनना चाहिए। सिर्फ खुद के बारे में ना सोचकर दूसरों के लिए भी सोचें। ऑथर हमें एक कहानी के बारे में बताता है जिसमें एक समझदार कमांडर अपने काल्पनिक विचारों के जाल में फंसकर खुद का जीवन बर्बाद कर लेता है। जॉर्ज मैक्क्लेलन अमेरिकी सेना के एक कमांडर, इंजीनियर, रेल अध्यक्ष और राजनीतिज्ञ थे। जॉर्ज ने गृह युद्ध के दौरान एक प्रमुख जनरल के रूप में काम किया था। जॉर्ज की टीम में शामिल सैनिक जॉर्ज को खूब पसंद करते थे। जुलाई 1862 की 7 दिनों की लड़ाई की शुरुआत के दौरान जॉर्ज ने अपनी सेना की कमान संभाली। उसने अपनी सेना के साथ रॉबर्ट ई ली और उसके सैनिकों पर हमला किया। जॉर्ज का मानना था कि उनके सैनिक उनके कंट्रोल में हैं। कॉन्फिडेंट्स को इसमें थोड़ा समय मिल गया था और इसी बीच रॉबर्ट ई ली और उसके सैनिक बचने की स्थिति में आ चुके थे। जॉर्ज हारने के डर से पीछे हट गया था। उसके दिमाग में कुछ अलग ही विचार चल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो कहीं खोया हुआ हो। नतीजा ये हुआ कि जॉर्ज अपने विचारों के कारण इस लड़ाई को हार गया। इतनी बड़ी असफलता के बाद राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने जॉर्ज को एक और मौका देने का फैसला किया, जो करीब 2 महीने बाद एंटीएटन की लड़ाई में आया था। लेकिन इस लड़ाई में भी जॉर्ज रॉबर्ट ईपी की सेना को हराने में असफल रहा। जॉर्ज की इस रणनीति से निराश होकर राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने उन्हें कमान से हटा दिया। क्या आपको पता है जॉर्ज मैक्क्लेलन सबसे खराब यूनियन जनरल क्यों निकला? क्योंकि वो अपने विचारों से बंधा हुआ था और कभी इससे बाहर निकल ही नहीं पाया। वो हमेशा यही सोचता था कि वो एक बहुत बड़ी सेना का मुखिया है। उसे लगता था कि वो किसी को भी जीत सकता है। वो उस जीत के लिए खुद को बधाई देता था जो उसने कभी जीती ही नहीं थी। ये तो बस उसके विचारों में था और उसका दिमाग इन विचारों को सच मान रहा था। वो अपने मन में ही खोया रहता था और यही उसकी असफलता का एक कारण बना। हमें अपने विचारों को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, वरना ये हमें बर्बाद कर सकते हैं। अगर परीक्षा से पहले हम ये सोचें कि हमें तो सब कुछ आता है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, और इसी विचार में हम खोए रहें, तो क्या हम परीक्षा में पास हो पाएंगे? नहीं ना, क्योंकि विचारों से सिर्फ हम सपने देख सकते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। सपने देखना कोई गलत बात नहीं है,
हर कोई सपने देखता है, लेकिन मेहनत ना करने की बजाय सिर्फ उन सपनों को देखते रहना भी सही नहीं है। अगर हम इन काल्पनिक विचारों के आधार पर कोई प्लान या योजना बनाना भी चाहे, तो वो योजना गलत ही साबित होगी, क्योंकि उसका वास्तविकता से कोई आधार नहीं है। वो तो बस मनगढ़ंत कहानी की तरह है। ऑथर हमें वास्तविकता में जीने की सलाह देता है। हम हर दिन खुद को एक झूठी कहानी सुनाते रहते हैं और हमारा दिमाग उसे सच मान लेता है। तब हमारे एक्शंस भी उसी झूठी कहानी की तरह होते हैं, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह हम खुद का ही जीवन खराब कर रहे हैं, अपने रिश्तों को कमजोर बना रहे हैं और खुद को एक झूठी दुनिया में रहना सिखा रहे हैं, जहां सिर्फ कल्पनाएं और ईगो ही है। देखने में और करने में आपको ये मजेदार लग सकता है, लेकिन इसका परिणाम आपके लिए बुरा होगा। इसलिए हमें वास्तविकता को अपना आधार बनाना चाहिए, उसी के अनुसार योजनाएं बनाएं और उसी के अनुसार काम करें। तब आपके जीवन को एक सही दिशा मिलेगी और आपका ईगो भी कंट्रोल में रहेगा। आपको कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड या गर्व अहंकार की सबसे खतरनाक विशेषताओं में से एक है। यह आपको कभी भी ज्यादा से ज्यादा सफलता दिलाने में मदद नहीं करता है। जब हम किसी काम में सफल हो जाते हैं तो हमारे अंदर घमंड आ जाता है, और यह स्वाभाविक भी है। असल में हमें लगता है कि हमने कुछ किया है। घमंड के आने से सफलता के लिए सभी जरूरी सकारात्मक गुण कम होने लगते हैं, जैसे ज्यादा कनेक्शन बनाना, कुछ नया सीखना, अपनी क्षमता के अनुसार काम करना आदि। हमें लगता है कि ये सब हमने सीख लिया है और अब ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। यही घमंड आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोकता है और आप में अहंकार पैदा करता है। जब किसी व्यक्ति में घमंड आ जाता है तो वो अन्य लोगों को नीचा दिखाना चाहता है और दूसरों से घृणा महसूस करता है। वो खुद को बेहतर बनाने के बजाय लोगों से कंपटीशन यानी कि प्रतिस्पर्धा करता है और दूसरों को हराना चाहता है। ज्यादा घमंड इंसान की ग्रोथ यानी वर्थ को कम कर देता है। घमंड में इंसान अपनी गलतियों को पहचान ही नहीं पाता है और यही अहंकार की निशानी है। यह घमंड आपके उद्देश्य और आपके बीच की सबसे बड़ी बाधा है। यह सोचना कि आप सबसे बेहतर है और कोई इस काम को आपसे अच्छा नहीं कर सकता है, यह एक खतरनाक सोच है। अहंकार में इतनी पावर यानी कि शक्ति होती है कि वो आपको बर्बाद कर सकता है। आपने बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम तो सुना ही होगा, तो आइए उनकी कहानी से इसे समझने की कोशिश करते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिका के सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, दार्शनिक और पत्रकार रहे थे, लेकिन ज्यादातर लोग आज उन्हें एक वैज्ञानिक के रूप में जानते हैं। विद्युत के क्षेत्र में किए गए प्रयोगों के लिए उनका नाम आज भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दुनिया को अनेक आविष्कार दिए। उन्होंने एक साधारण प्रयोग से त्वरित चालक जैसी कारगर और महत्वपूर्ण चीज का आविष्कार किया। उनके इस महत्वपूर्ण आविष्कार के कारण बहुमंजिली इमारतों को आसमानी बिजली के खतरे से बचाया जा सकता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन का शुरुआती जीवन काफी संघर्षों से भरा रहा। लगभग 18 महीने के बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन अपने होम टाउन बॉस्टन वापस आ गए। इस बीच उन्होंने काफी सारा पैसा भी कमा लिया था। वे जब अपने होम टाउन बॉस्टन आए तो एक जेंटलमैन की तरह बनकर आए। एक अच्छा सूट बूट, अच्छी टोपी और महंगी घड़ी उन्होंने पहन रखी थी। उनके चेहरे से घमंड साफ झलक रहा था। वो अपने परिवार और आसपास के लोगों को दिखा रहे थे कि उनके पास कितना पैसा आ गया है। अपनी उपलब्धियां और महंगी चीजों से वे दूसरे लोगों को नीचा दिखा रहे थे। एक दिन फ्रैंकलिन की मुलाकात उनके एक पुराने दोस्त कॉटन माथेर से हुई। फ्रैंकलिन और माथेर दोनों ने साथ ही बॉस्टन में शुरुआत की थी। कॉटन माथेर एक कट्टर रूढ़िवादी नेता थे। वे दोनों अच्छे दोस्त थे। समाज में सभी लोग उनका मान सम्मान करते थे। एक बार वे दोनों कहीं घूम रहे थे। चलते चलते बात कर ही रहे थे कि अचानक कॉटन माथेर चिल्लाए, नीचे झुको, नीचे झुको। फ्रैंकलिन अपने घमंड में इतने खोए हुए थे कि उन्होंने कॉटन माथेर की आवाज को भी नजरअंदाज कर दिया और एक कम ऊंचाई वाले सेलिंग से जा टकराए। फ्रैंकलिन को काफी जोर से लगी थी। इसके बाद कॉटन माथेर ने फ्रैंकलिन से कहा कि तुम्हारा दिमाग काफी ऊंचा हो गया है, चोट तो लगनी ही थी। तब फ्रैंकलिन को एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। घमंड ने उन्हें अंधा बना दिया था। वो अपने आसपास की वास्तविकता को देख ही नहीं पा रहे थे। अब उन्होंने अपने ईगो को देखना शुरू किया।
क्योंकि उनका ईगो उन्हें घमंडी बना रहा था। यही बात हम सब पर भी लागू होती है। अगर हमारे अंदर घमंड आने लगा है तो निश्चित ही हमें जीवन में एक बड़ी ठोकर जरूर लगेगी। सीएस लुइस कहते हैं, एक अभिमानी व्यक्ति हमेशा चीजों और लोगों को खुद से नीचे देखता है, और निश्चित रूप से जब आप नीचे देख रहे हो तब आप वो नहीं देख रहे जो आपके ऊपर है। घमंड एक छोटी सफलता को भी एक बड़ी सफलता के रूप में हमें दिखाता है, जिससे हमें यह महसूस होता है कि हमारे अंदर चतुराई और प्रतिभा है। ये हमारे दिमाग को कमजोर कर देता है और वास्तव में हमें एक बड़ी सफलता दिलाने से रोकता है। गॉर्डन माथेर की बात सुनने और अपने आप को पछतावा देने के बाद फ्रैंकलिन ने जीवन भर अभिमान से बाहर निकलने का प्रयास किया, क्योंकि अभी वो बहुत कुछ करना चाहता था और वो समझता था कि अभिमान यानी कि घमंड इसे और ज्यादा मुश्किल बना देगा। ऑथर कहते हैं कि आप ये ना सोचें कि जो अभी तक नहीं हुआ है उसके बारे में घमंड मत करो, ये आपके लिए नहीं है। आप बस इतना सोचें कि आपको कभी घमंड नहीं करना है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, ये आपके लिए है। अब तक हम अपने अभिमान को अच्छा ही मानते आए हैं, लेकिन असल में ये हमें पीछे खींचता है, हमें सफलता से दूर कर देता है, हमारे अंदर ईगो भर देता है। इसलिए हमें इसे कंट्रोल में रखकर विनम्रता से जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। हम अक्सर इतिहास में चंगेज खान का नाम सुनते हैं। चंगेज खान एक महान मंगोल शासक था जो अपनी क्रूरता, बर्बरता और संगठन शक्ति का विस्तार करने के लिए पूरी दुनिया में सबसे क्रूर सेनापति के रूप में विख्यात था। चंगेज खान युद्ध से पहले ही दुश्मन की रणनीति को समझने और उसके हौसले को परास्त करने में माहिर था। आज भी चंगेज खान की कथा इतिहास में गूंजती है, एक ऐसा क्रूर विजेता जिसे हर वक्त खून बहाने की लालसा रहती थी। हमने इतिहास में देखा कि कैसे मंगोल साम्राज्य एशिया और यूरोप में फैलता है, लोगों को लूटता है, बलात्कार करता है, और जो उनके रास्ते में आता है यह उनको मार गिराता है। मंगोल साम्राज्य अपनी संस्कृति खुद बनाता था और इसके पीछे चंगेज खान की अहम भूमिका थी। लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य इतिहास से अचानक गायब हो जाता है, क्योंकि मंगोल शासकों ने ऐसा कुछ भी ऐतिहासिक नहीं बनाया था जिसे याद रखा जा सके। चंगेज खान के पास न केवल एक महान सैन्य दिमाग था, बल्कि वो एक शाश्वत छात्र भी था जो निरंतर सीखता रहता था। चंगेज खान के आदेश पर मंगोल सैनिकों के सामने आने वाली प्रत्येक संस्कृति को वे चुराने और उसमें दिलचस्पी दिखाने के लिए उतने ही कठोर थे जितने कि वे किसी युद्ध को जीतने के लिए रहते थे। चंगेज खान हर नई तकनीक और आविष्कार को सीखना चाहता था। ऐसी कोई सुंदर इमारत, कला या युद्ध और दुश्मन नहीं था जिससे चंगेज खान ने कुछ सीखा ना हो। चंगेज खान जन्म से ही इतना होशियार और प्रतिभाशाली नहीं था। उसकी बायोग्राफी यानी जीवनी लिखने वाले लेखक कहते हैं कि चंगेज खान का व्यवहार ही कुछ ऐसा था कि वो हर नई चीज को सीखना चाहता था। हर समय वो कुछ न कुछ प्रयोग करता रहता था, खुद को हमेशा अनुशासन में रखता था और हर काम को पूरे फोकस के साथ करता था। यही कारण था कि वो दुनिया के सबसे बड़े विजेताओं में से एक था, क्योंकि वो किसी भी अन्य विजेता के मुकाबले में हमेशा सीखने के लिए आजाद था। इसके अलावा चंगेज खान एक बेहतरीन घुड़सवार और तीरंदाज भी था। अपनी रणनीति और कुशलता के चलते चंगेज खान ने 1206 से 1227 के बीच यूरोप और एशिया के ज्यादातर हिस्सों को जीत लिया था और अपने मंगोल साम्राज्य का विस्तार किया। पूरी दुनिया को जीतने वाले सिकंदर और जूलियस सीजर जैसे महान योद्धा भी चंगेज खान के आगे कुछ भी नहीं थे। जब हम पहली बार सफल होते हैं तो हमारे सामने कई नई परिस्थितियां आ जाती हैं और हम खुद को उनमें डालने की कोशिश करते हैं। जैसे एक लेखक अपने विचारों को पब्लिश कैसे करता है, एक सेल्समैन अपना मैनेजमेंट कैसे करता है, एक कॉमेडियन लोगों को कैसे हंसाता है, और एक रसोइया अपना रेस्टोरेंट घर के दूसरे हिस्सों में कैसे चलाता है। ये सब हमारे सीखने पर निर्भर करता है। भौतिक विज्ञान के जानकार जॉन व्हीलर, जिन्होंने हाइड्रोजन बम को विकसित करने में भी मदद की थी, उन्होंने एक बार देखा कि जब हम कुछ सीखते हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ता है, यानी हमारे दिमाग में कई गतिविधियां होती हैं, कई हार्मोन्स बनते हैं। लेकिन जब हम कुछ नहीं सीखते हैं तो हमारा ज्ञान भी कम होता है, यानी हम अज्ञानता की ओर चले जाते हैं। चंगेज खान की हर सफलता उन्हें और ज्यादा होशियार बना रही थी, क्योंकि वो अपनी हर सफलता
और असफलता से कुछ ना कुछ सीखते थे, लेकिन दूसरी ओर वो अपने ईगो को कंट्रोल नहीं कर पाए। समाचार पत्रों में उनकी सफलता की तारीफें होने लगी और चंगेज खान को लगा कि उनसे ज्यादा होशियार कोई नहीं है। प्रसिद्ध नाटककार और कवि विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि एक मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि वो बुद्धिमान है, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति खुद को मूर्ख ही समझता है। जब आप किसी चीज के लिए ज्यादा उत्साहित होते हैं तो आप उस चीज के बारे में सीख जाते हैं। इसलिए आपको ऐसा काम करना चाहिए जिसमें आप उत्साहित हों, तभी आप उस काम को लगातार कर पाएंगे और उसको अच्छे से सीख भी पाएंगे। अमेरिकी संगीतकार विंटन मार्सलिस संगीत सीखने वाले युवाओं को सलाह देते हैं कि आपको विनम्र रहने की जरूरत है, क्योंकि विनम्रता आपको ज्यादा सीखने के लिए प्रेरित करती है। ये उस अहंकार यानी ईगो को पीछे छोड़ देती है जो आपको अंधा कर सकता है। ये आपको वास्तविकता यानी रियलिटी दिखाती है और आपको हर काम सीखने के लिए सक्षम बनाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अब तक कितनी सफलता हासिल की है। अगर आपने सीखना बंद कर दिया है तो आपका विकास रुक जाएगा और ज्यादा सफलता मिलने की संभावना भी कम हो जाएगी। इसलिए बेहतर होगा कि आप एक छात्र बने रहें और एक छात्र की तरह हमेशा सीखते रहें। जब हम थोड़े सफल होने लगते हैं तो हम हकदार बनने लगते हैं। हमें लगता है कि हम दुनिया की हर चीज पाने के लायक हैं। मेरे पास बहुत पैसा होना चाहिए, मैं ऐसी गाड़ी डिजर्व करता हूं, एक आलीशान घर होना चाहिए, आदि बातें हमारे दिमाग में चलती हैं। हकदारी यानी हर चीज पर अपना हक आपको अहंकारी व्यक्ति बना देता है। इससे आपको काफी नुकसान भी हो सकता है। ये आपके अंदर डर पैदा करता है। जब आप पहले ही ये मान लेते हैं कि इस काम को करने से मुझे ये फायदा होगा और आप सिर्फ उस फायदे के बारे में सोचते हैं, तब आपको डर लगा रहता है कि कहीं ये काम पूरा होगा या नहीं। लेकिन जब आप अपना हक भूलकर यानी उस काम से होने वाले फायदे को भूलकर सिर्फ और सिर्फ काम करते हैं, तब आप बिना किसी डर के बेहतर तरीके से काम करते हैं। इस तरह का दृष्टिकोण आपके लिए काफी फायदेमंद होता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक किसान जो अपने काम से बहुत प्यार करता था, उसे एक किसान के रूप में ही ज्यादा खुशी मिलती थी। वो किसान काफी बहादुर, प्रतिभाशाली और नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था। एक बार फारसी साम्राज्य को उस किसान की जरूरत पड़ती है। फारसी साम्राज्य ने सोचा कि अगर इस किसान को सम्राट बना दिया जाता है तो इसके नेतृत्व में सेना काफी मजबूत हो जाएगी और इस चल रहे युद्ध को भी जीता जा सकता है। तब किसान को राजा का ताज पहना दिया गया और पूरे राज्य की बागडोर उसके हाथ में दे दी गई। उस किसान के नेतृत्व में फारसी साम्राज्य युद्ध जीत गया था। युद्ध जीतने के बाद किसान ने राजा की गद्दी को यह कहकर त्याग दिया कि ये मेरा काम नहीं है, मैं तो अपनी किसानी में ही खुश हूं। इतना कहकर किसान वापस अपने काम पर आ जाता है। इसके कुछ महीनों बाद फिर से फारसी साम्राज्य को उस किसान की जरूरत पड़ती है। फिर से किसान को राजा बनाया जाता है और युद्ध को जीत लिया जाता है। लेकिन किसान को अपने काम से बहुत प्यार था। उसने फिर से राजगद्दी को त्याग दिया और वापस अपनी किसानी पर आ गया। उसका कहना था कि मुझे राजा के रूप में ये काम दिया गया था जिसे मैंने पूरा कर दिया। अब मैं वापस अपने काम पर जाना चाहता हूं, क्योंकि वही मेरा मूल कार्य है। उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। एक बार सोचकर देखिए, अगर उस किसान की जगह कोई और होता तो शायद अपने काम को भूल जाता और हमेशा के लिए राजा बना रहता। हमें उस किसान की तरह ही बनना चाहिए जो सिर्फ अपने काम से प्यार करता है। उसे किसी प्रसिद्धि या धन दौलत की जरूरत नहीं है। वो तो बस ईमानदारी से अपना काम करता है। अगर वो किसान चाहता तो अपना हक आसानी से ले सकता था। उसने फारसी साम्राज्य को 2 युद्धों में जिताया, सेना का नेतृत्व किया। अगर वो चाहता तो हमेशा के लिए राजगद्दी पर बैठा रहता, लेकिन उसने अपने काम को चुना क्योंकि उसकी खुशी उसी में थी और शायद उसी काम ने उसे इस लायक बनाया था। हमें अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर रखना चाहिए। हकदार बनकर हमें अपने काम से कभी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। जब हम अपना फोकस अपने काम पर लगाते हैं तो धीरे धीरे हमारा पद भी ऊपर जाने लगता है, हमारा औहदा बढ़ता है। लेकिन जब हम हक जमाने लगते हैं तो इससे चीजें तो हमें मिल जाती हैं, लेकिन हमारा मान सम्मान खत्म हो जाता है।
लोग हमसे ईर्ष्या करने लगते हैं और परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर जाने लगती हैं। हमें छोटे से छोटे काम के लिए भी लोगों की जरूरत पड़ती है। इसलिए अपना ध्यान हकदारी पर नहीं बल्कि अपने काम पर लगाना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। कहानियां जो हर रोज हम खुद को सुनाते रहते हैं, ये सभी कहानियां काल्पनिक होती हैं, जिनका वास्तविकता से कोई नाता नहीं होता है। कुछ कहानियां हमने देखी हुई होती हैं, तो कुछ को हमने खुद बनाया होता है। ये कहानियां हमारे जीवन पर काफी असर डालती हैं। हमारा दिमाग सही और गलत में फर्क नहीं समझता। ये हमारे जीवन भर के अनुभव और कुछ सूचनाओं को मिलाकर फैसला करता है। हमारी सोच और एक्शन भी इनके आधार पर ही होते हैं। अगर आप मान लें कि आप पढ़ने में इतने अच्छे नहीं हैं, तो शायद ही कभी आप पढ़ाई में अच्छे हो पाए, क्योंकि आपने अपने दिमाग को पहले ही ये बता दिया है कि आप पढ़ने के लिए बने ही नहीं हैं। दिमाग अपनी तरफ से इसमें कुछ भी शामिल नहीं करता है, वो तो बस सूचनाओं पर चलता है। अब दिमाग अपने अंदर ही अंदर कुछ ऐसी क्रियाएं करने लगता है जिससे हमारा मन कभी पढ़ाई में लगेगा ही नहीं। ये सब शब्दों का कमाल है और शब्दों में बहुत ताकत होती है। इनका इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। जैसे ही हम सफलता हासिल करना शुरू करते हैं या कुछ अच्छा काम करते हैं, तो हम अक्सर उस सफलता से जुड़ी कहानियां खुद को और लोगों को सुनाना शुरू कर देते हैं। मैंने इस सफलता को पाने के लिए इतनी मेहनत की, इतना संघर्ष किया, घूमना फिरना तक बंद कर दिया। इन सब बातों को मिलाकर हम एक कहानी तैयार करते हैं और उस कहानी को लोगों को सुनाते हैं, जिससे वे लोग हमारी तारीफ कर सकें और समाज में हमारी एक पहचान बने। ऑथर हमें ऐसी गलतियां ना करने की सलाह देता है, क्योंकि ये हमारी पहली सफलता है और अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। जीवन में सफलता और असफलता के बारे में कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हर समय अपनी गेंद पर नजर रखें, यानी अपने काम पर फोकस्ड रहें। असल में जैसे जैसे हम सफल होते हैं, हम और अधिक गलतियां करते हैं। हमें झूठी वाहवाही से दूर रहना चाहिए और जो हमें मिला है उस पर काम जारी रखना चाहिए, क्योंकि यही एक चीज है जो हमें सफल बनाने में मदद करती है। जब आप किसी काम में अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, तो सफलता को आपके पीछे आना ही होगा। इसलिए आपको अपने काम में हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान देना चाहिए। आपके काम की क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता सबसे अच्छी होनी चाहिए। हम जब भी किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं, चाहे वो नौकरी हो या व्यापार, हम अपने मन में कल्पनाओं के जरिए एक कहानी बनाने लगते हैं कि अभी तो मैंने अपने काम की शुरुआत की है, इसके बाद ऐसा होगा, वैसा होगा। ये कहानियां हमारे लिए काफी खतरनाक हो सकती हैं, क्योंकि वो कहानी जो हम अपने ख्यालों में बोल रहे हैं वो अभी तक सच नहीं हुई है। ये कहानियां हमारे अंदर घमंड पैदा करती हैं, हमें काफी मुश्किलों में डाल सकती हैं। आइए बिल वॉल्स की कहानी से इसे समझते हैं। ये कहानी फुटबॉल कोच और जनरल मैनेजर बिल वॉल्स के बारे में है, जिन्होंने फैसला किया कि वे एक सबसे खराब टीम को ट्रेन करेंगे। सिर्फ 3 सालों में ही उन्होंने एक हारी हुई टीम को सुपर बॉल जिताकर चैंपियन बना दिया था। उन्होंने अपनी टीम की छोटी से छोटी कमजोरी पर ध्यान दिया था। उन्होंने अपने खिलाड़ियों को कड़े अनुशासन में रखा। सिर्फ खेल के मैदान पर ही नहीं, बल्कि बाहर भी वे इस चीज पर ध्यान देते थे। बिल वॉल्श ने अपने खिलाड़ियों को अपने लॉकर रूम साफ रखना सिखाया था। लॉकर रूम हो या खेल का मैदान, वहां सिगरेट पीना, गाली देना या झगड़े करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं थी। वॉल्श खिलाड़ियों को एक साथ रहने और एक दूसरे के लिए खेलने की सलाह देते थे। वे अपने काम के प्रति काफी अनुशासित थे। टीवी चैनल और समाचार पत्रों में उनको एक महान खिलाड़ी बताया जाने लगा और उनकी सफलता की कई कहानियां लोगों के सामने आने लगी। लेकिन वॉल्श ने इन सब बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि ये सब बातें उनके अंदर घमंड पैदा कर सकती हैं, जैसा उनके साथ पहले हुआ था। लेकिन वॉल्श के खिलाड़ी इन सब बातों को नहीं समझ पाए और घमंड ने उनके दिमाग में अपनी जगह बना ली थी। उनके मन में अब आत्मविश्वास की जगह बहुत ज्यादा आत्मविश्वास यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस था। इसकी वजह से उनका प्रदर्शन खराब होने लगा और वो 22 में से 12 खेल हार चुके थे। अक्सर यही होता है जब हम समय से पहले खुद को महान मान लेते हैं। जब ये कहानियां हमारे दिमाग में घर बना लेती हैं,
तब हम मेहनत करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट हमारे खिलाफ ही आता है। फुटबॉल खिलाड़ियों को समझ आ चुका था कि उनसे क्या गलती हुई थी। अपने खोए हुए मुकाम को पाने के लिए उन्होंने फिर से मेहनत करनी शुरू की और अनुशासन में रहकर अपने काम पर ध्यान लगाया। यही कारण था कि बिल वॉल्श ने समाचार पत्रों द्वारा की गई अपनी तारीफों को कभी अपने सर चढ़ने नहीं दिया। खुद के बारे में बढ़ चढ़कर बोलना हमें घमंडी, ज्यादा आत्मविश्वासी और एक आलसी इंसान बना देता है। इसलिए हमें कभी भी खुद को एक झूठी कहानी नहीं सुनानी चाहिए और वास्तविक होकर चीजों को स्वीकार करना चाहिए। हमारे पास जो है उससे हम कभी खुश नहीं होते हैं। हम वही चाहते हैं जो दूसरों के पास भी है। हम हर किसी से ज्यादा चाहते हैं। जब हम किसी चीज को पाना चाहते हैं तो हम उस चीज के लिए ज्यादा उत्साहित और जिद्दी हो जाते हैं। लेकिन जब हम उस चीज को हासिल कर लेते हैं तो हमारा उत्साह एकदम से खत्म हो जाता है। हमें उस चीज को हासिल करने की खुशी ही नहीं होती। जैसे जब हम किसी चीज को ऑनलाइन देखते हैं तो उस चीज को पाने के लिए हम बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम उस चीज को घर ले आते हैं तो हम उसकी ओर देखते भी नहीं हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो चीज हमारे लिए जरूरी थी ही नहीं। वो तो बस हमारे ईगो को चाहिए थी। जब तक हम अपने ईगो को शांत करने के लिए मेहनत करते रहेंगे तब तक हम अपने जीवन में ऐसे ही परेशानियों का सामना करते रहेंगे, क्योंकि ईगो से जुड़ी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। एक चीज हासिल करने के बाद ये दूसरी चीज की खोज में निकल जाता है। इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए आपको अपने ईगो को भूलकर जरूरत की चीजों के बारे में सोचना चाहिए। एक बार जब आप ये पता लगा लेते हैं कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं, तब आपका जीवन काफी आसान हो जाता है। सफलता पाने के लिए ये सोचना बहुत जरूरी है कि आपके लिए कौन सी चीजें जरूरत की है। लेकिन इंसान की फितरत है कि वो उन्हीं चीजों की ओर ज्यादा ध्यान देता है जो दूसरों के पास है। जिस चीज को उसने खुद मेहनत करके हासिल किया है उससे वो कभी खुश नहीं होता है। हम अक्सर अपने सफर की शुरुआत उस चीज से करते हैं जो हमारे लिए जरूरी होती है, लेकिन जैसे ही हम उसे हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद वो चीज हमें बेकार लगने लगती है। ईगो हमारे मन में अपनी जगह बना लेता है। हम उस काम के लिए भी हाँ कर देते हैं जिसकी हमें जरूरत भी नहीं है। हम सोचते हैं कि ये काम मुझे सफल बनाने में मदद कर सकता है, लेकिन वास्तव में ये इसके बिल्कुल विपरीत है। ये हमें वास्तविकता से दूर कर एक सपनों की झूठी दुनिया में ले जाता है। हम सभी अपना कीमती समय उन चीजों को करने में बर्बाद कर देते हैं जो हमें पसंद भी नहीं है। उन लोगों के साथ खुद को साबित करते हैं जिनका हम सम्मान नहीं करते, और उन चीजों के लिए मेहनत करते हैं जिन्हें वास्तव में हम पाना भी नहीं चाहते। ये बस हमारा ईगो है जो हमें उन चीजों के लिए उत्साहित करता रहता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज को खूब मेहनत करके हासिल कर लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद ही वो चीज बेकार लगती है, क्योंकि वास्तव में हमें उस चीज की जरूरत नहीं थी। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। अमेरिका में सिविल वॉर के खत्म होते होते यूलिसिस एस ग्रांट और उनके साथी मित्र विलियम काफी महत्वपूर्ण और सम्माननीय व्यक्ति बन गए थे। लोग ग्रांट को मानने लगे थे। उनके द्वारा कही गई बात को वे पत्थर की लकीर समझते थे। ग्रांट को राजनीति में ज्यादा रुचि नहीं थी और इस कारण उन्होंने आर्मी जनरल बनने का रास्ता चुना। लेकिन अचानक ग्रांट को लगा कि वे राजनीति में कुछ बेहतर कर सकते हैं। राजनीति में उन्होंने सबसे बड़े पद यानी राष्ट्रपति के पद के लिए खड़े होने का फैसला लिया। इस पद के लिए उन्हें चुना भी गया और उनका कार्यकाल अमेरिका के इतिहास में सबसे भ्रष्टाचारी और सबसे खराब कार्यकाल बनकर सामने आया। उन्होंने अपने 2 बुरे कार्यकालों के बाद राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। राजनीति के बाद ग्रांट ने फर्डिनांड वार्ड नाम के एक निवेशक के साथ मिलकर अपना सारा पैसा एक वित्तीय कमीशन यानी कि फाइनेंशियल ब्रोकरेज बनाने में लगा दिया। फर्डिनांड वार्ड ने ग्रांट को धोखा दिया और उनका सारा पैसा लेकर भाग गया। ग्रांट अब दिवालिया हो चुके थे और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ग्रांट ने कभी उन चीजों की ओर ध्यान नहीं दिया जिनमें उनकी रुचि थी, बल्कि उन्होंने लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा की। ग्रांट को अपना कर्ज चुकाने के लिए लोन लेना पड़ा, जिसमें उन्होंने सिक्योरिटी के रूप में सिविल वॉर की निशानियों को जमा करवाया। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी साल गले के कैंसर से लड़ने और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में लगा दिए। ग्रांट एक महान हस्ती थे,
लोग उनके बताए रास्ते पर चलते थे, उनके पास काफी पैसा भी था। फिर भी जीवन के आखिरी दौर में उन्होंने बहुत बुरा वक्त देखा, और यही नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए भी बुरा वक्त छोड़ गए। ग्रांट ने अपना सब कुछ इसलिए खो दिया क्योंकि उन्होंने अपने ईगो को अपने ऊपर हावी होने दिया। हम जब भी किसी चीज को पाना चाहते हैं तो उसके पीछे दो वजह होती है। एक वो वजह जिसमें हमें किसी चीज की सच में ज्यादा जरूरत होती है, और दूसरी वजह वो वजह होती है जिसमें हमें वो चीज इसलिए चाहिए क्योंकि वो दूसरे इंसान के पास भी है। जब हम किसी चीज को सिर्फ इसलिए लेते हैं क्योंकि वो दूसरे इंसान के पास भी है और हमें उस चीज की जरूरत नहीं है, तो वो चीज बस हमारे ईगो को संतुष्ट करने के लिए होती है। लेकिन हम चाहे ईगो को कितना भी संतुष्ट कर दें, हमें कभी इसमें खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। हमारा ईगो एक के बाद एक चीजों की मांग करता रहता है, जिसे पूरा करने में हमारी पूरी जिंदगी बीत जाती है। इसलिए आपको ईगो को नहीं बल्कि अपनी जरूरतों को देखना चाहिए। और आप यकीन माने, आपकी जिंदगी में जरूरत की चीजें बहुत कम है। जब आपको ये समझ आ जाता है कि कौन सी चीज आपके ईगो को चाहिए और कौन सी चीज की आपको सच में जरूरत है, और साथ ही साथ आप अपने ईगो से जुड़ी चीजों को कम करने लग जाए, तो इससे न सिर्फ आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी बल्कि आपके खर्चे भी कम होने लग जाएंगे। आपके ऊपर से अधिक बोझ कम हो जाएगा और आप एक आजाद जिंदगी महसूस करेंगे। इसलिए आपको अपने ईगो को भूलकर अपनी जिंदगी को आसान बनाने के बारे में सोचना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि वास्तव में आपकी जरूरत की चीजें क्या है। असफलता हमारे जीवन का ही एक हिस्सा होती है। जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें हम फेल भी हो सकते हैं, इसलिए हमें इसे स्वीकार करना चाहिए, चाहे दुनिया का सबसे सफल इंसान ही क्यों ना हो। असफलता तो सबके रास्ते में आती है। जो लोग अपनी असफलताओं से सीखते हैं वो गिरते तो जरूर हैं, लेकिन कभी हारते नहीं। असफलता आपको वो सबक देकर जाती है जो आपको 10 किताबें पढ़ने पर भी ना मिले। असफलता आपको कभी रोकती नहीं है, बल्कि वो तो आपको आगे बढ़ने की एनर्जी देती है। आपको पता है एक रॉकेट कैसे ऊपर जाता है? क्योंकि रॉकेट के नीचे हीट लगी होती है जो उसे ऊपर जाने में मदद करती है। अगर रॉकेट ये कहे कि मैं ये गर्मी नहीं झेल सकता, तो क्या कभी वो ऊपर जा पाएगा? नहीं ना। असफलता भी एक हीट की तरह होती है जो हमें कुछ अच्छा सिखाने के लिए आती है। इसलिए हमें अपनी असफलताओं से कभी घबराना नहीं चाहिए। जितनी बार आपको ठोकर लगे, आप में उतनी बार उठकर खड़े होने का जज्बा होना चाहिए। जब हम फेल होते हैं तो गुस्सा आना और निराश महसूस करना लाजमी है, क्योंकि हमने मेहनत करी होती है। लेकिन निराश होकर एक ही जगह बैठ जाना भी सही नहीं है। जीवन में और भी कई अवसर हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। ऑथर कहते हैं कि टाइम दो तरह के होते हैं, एक अ लाइफ टाइम और दूसरा डेड टाइम। डेड टाइम हमारे जीवन का वो टाइम होता है जिसका हम इंतजार करने या कुछ ना कुछ करने में बिता देते हैं, और अ लाइफ टाइम वो टाइम होता है जिसमें हम कुछ सीखते हैं, कुछ बेहतर काम करते हैं। ज्यादातर लोग डेड टाइम में फंस जाते हैं और वहीं के वहीं रह जाते हैं। वहीं कुछ लोग कोशिश करते हैं और अपने डेड टाइम को अ लाइफ टाइम में बदल लेते हैं। ये कहानी एक काफी फेमस अपराधी और मिनिस्टर मैल्कॉम एक्स के बारे में है, जिन्हें पहले डेट्रॉयट रेड के नाम से जाना जाता था। ऐसा कोई अपराध नहीं था जिसमें मैल्कॉम का नाम ना हो, जैसे चोरी, डकैती, मर्डर, ड्रग्स आदि। उनका खुद का एक गैंग था जिसे मैल्कॉम ही चलाते थे। मैल्कॉम एक ऐसा व्यक्ति था जिसे मरने और मारने से कभी डर नहीं लगा। आखिरकार एक ऐसा समय आया जब उन्हें पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 10 साल की सजा सुना दी गई। उस समय वे केवल 21 वर्ष के थे। मैल्कॉम ने सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को शर्मिंदा किया था। अब वो 10 सालों के लिए जेल की 4 दीवारी में कैद हो गए थे। मैल्कॉम के लिए जो काम बाहर की आजादी न कर पाई, वो काम जेल की 4 दीवारी ने कर दिखाया। जेल की लाइब्रेरी में ही उन्होंने किताबों से मोहब्बत कर ली। मैल्कॉम ने धार्मिक किताबों से लेकर फिलॉसफी की किताबों तक को पढ़ा। उन्हें समझ में आने लगा था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी, लेकिन मैल्कॉम ने अब खुद को बदलने का फैसला लिया। किताबों के ज्ञान ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। वे अपनी असफलताओं से निराश नहीं हुए और इसलिए उन्होंने डेड टाइम की जगह लाइफ टाइम को चुना। जेल से बाहर आने के बाद
उन्होंने ऊंचाइयों के एक नए मुकाम को छुआ और एक खतरनाक अपराधी सबसे अच्छा समाज सेवक बन गया। इसलिए कहते हैं कि जब जागो तब सवेरा। ऐसा कभी ना सोचें कि खुद को बदलने का समय निकल चुका है। बस खुद को बदलने की नियत होनी चाहिए। जो समय बीत चुका है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आने वाला समय कैसा होगा ये पूरी तरह से आपके हाथ में है। अगर आपने अपने आज को सुधार लिया तो निश्चित ही आपका कल बेहतर होगा। मेहनत करने से हर मुकाम को हासिल किया जा सकता है, इसलिए लगातार मेहनत करते रहिए। आप अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदल पाएंगे। जब आप असफल होते हैं तो आपका अहंकार उस असफलता को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है। इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिन्हें काफी अपमान का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद भी वे प्रभावशाली और महान कामों के लिए जाने गए। जब हम हारते हैं तो हमारे पास विकल्प होता है कि हम अपने लिए और अन्य लोगों के लिए हार की स्थिति बनाने जा रहे हैं या उस हार को जीत में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग अपनी असफलताओं से बचने की कोशिश करते हैं वे निश्चित ही किसी असफलता का सामना करते हैं। इसलिए हमें असफलताओं से बचने की बजाय इसे स्वीकार करना चाहिए। समस्या यह है कि जब हम अपनी पहचान को अपने काम के रूप में बांध लेते हैं तो हमें डर होता है कि अगर हम इसमें फेल हो गए तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हम खुद को एक दायरे में बांध लेते हैं और उसी दायरे में रहकर काम करते हैं। हम अपनी असफलताओं से डरते हैं और इसी डर के कारण अपने सिद्धांतों पर काम करना भूल जाते हैं। इसलिए जब भी चीजें हमारे खिलाफ हों तो अपने बनाए सिद्धांतों पर चलना सीखें। हम सभी अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर फेल जरूर होते हैं, लेकिन फेल होने का मतलब ये तो नहीं है कि हम अपने ईगो को अपने ऊपर हावी होने दें। कभी भी गलत फैसले लेकर अपने जीवन को बर्बाद ना करें। अक्सर असफलता के बाद ही सफलता मिलती है। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। जीवन में परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, आपको अपने आत्मसम्मान और सिद्धांतों को बनाए रखना चाहिए। कोई भी असफलता ज्यादा देर तक नहीं रहती है। अगर हम फेल हो भी जाते हैं तो हमारा अहंकार बार बार हमें शर्मिंदा कराता है, जबकि ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। अगर आप अपने बुरे वक्त में भी मेहनत करना नहीं छोड़ते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आइए इसे एक कहानी के जरिए समझते हैं और इससे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। जॉन डेलोरियन एक बहुत बड़ी कार कंपनी के मालिक थे, लेकिन अचानक ही उनका बिजनेस गिरने लगा। उन्होंने अपने बिजनेस को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वे इसमें असफल रहे। काफी प्रयास करने के बाद उन्होंने कंपनी से रिजाइन कर दिया और गैर कानूनी धंधों में अपना हाथ आजमाने लगे। उन्हें अपनी असफलता से बहुत नफरत थी और वे कभी नहीं चाहते थे कि उनका बिजनेस डूब जाए। उन्होंने अपने पैसों को बचाने के लिए 220 पाउंड कुकिंग में अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन इसका परिणाम बहुत ही बुरा हुआ। लगभग 6 करोड़ डॉलर ड्रग्स की लेन देन में पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इस तरह उनके पूरे करियर का अंत हो गया। इस घटना के कारण लोगों के बीच जॉन डेलोरियन का काफी अपमान हुआ और उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ी। वे खुद अपनी मुश्किलों का कारण बने। उनके बर्बाद होने का दोष किसी और को नहीं दिया जा सकता। उन्होंने खुद से ऊपर अपने ईगो को रखा, जिसने उनकी जिंदगी को बद से बदतर बना दिया। जॉन को पता लग गया था कि उनका बिजनेस डूब रहा है, फिर भी उन्होंने इसे बंद नहीं किया, बल्कि अपने ईगो के कारण गलत कामों में फंस गए, जिसका नतीजा काफी बुरा हुआ। जॉन ने अपनी असफलता को शर्मिंदगी के रूप में देखा, जो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपनी असफलताओं को स्वीकार करना चाहिए। लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे ये सोचकर खुद को बर्बाद कर लेना एक बेवकूफी भरा काम है। हमें अपने ईगो को कंट्रोल में रखना चाहिए और अपनी समझ से फैसले लेने चाहिए। जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब हमें लगेगा कि हम बर्बाद होने वाले हैं, अब कुछ नहीं बचेगा। उस समय शांत मन से अपने आप को समझें, अपने अहंकार को नियंत्रण में रखें, लोगों के बारे में न सोचें और सही फैसले लें। तभी आप इस घेराबंदी से बाहर निकल पाएंगे। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हम सब कुछ सही भी कर दें, तब भी परिणाम हमारे खिलाफ ही आता है। कई बार हमें असफलता, अपमान, ईर्ष्या और यहां तक कि लोगों के द्वारा की गई बुराइयों को भी सहना पड़ता है। जब ईगो हम पर हावी हो जाता है, तब हम अपनी प्रशंसा के अलावा कुछ भी सुनना पसंद नहीं करते हैं। हमारे द्वारा किए गए कार्यों को लोगों द्वारा आंका जाता है
उसे नकारा जाता है, उस वक्त हमारे अंदर इतना ईगो आ जाता है कि हम अपनी प्रशंसा सुनने के लिए कोई भी काम कर सकते हैं। हमें कभी भी प्रशंसा के लालच में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज सीधे ईगो से जुड़ी हुई है और ये हमें काफी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए हमें सिर्फ काम करना चाहिए और उस काम में अपना बेस्ट देना चाहिए। फिर चाहे परिणाम हमारे खिलाफ हो या हमारे पक्ष में, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई बार ऐसा होता है जब कोई काम हमसे छीनकर किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाता है, तब हमें बहुत ज्यादा बुरा लगता है। हमें लगता है कि हम हार चुके हैं और अब हम लोगों से अपेक्षा करने लग जाते हैं। लेकिन ये सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य है। हमें उन लोगों से ईर्ष्या रखने की बजाय उनकी खुशी में शामिल होना चाहिए और कभी भी अपने ईगो को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। बेलिसेरियस अब तक के सबसे महान मिलिट्री जनरल्स में से एक थे। उन्होंने बाइजेंटाइन एम्पायर के लिए कई युद्ध जीते। बेलिसेरियस ने रोम को वापस जीतने के लिए एक लीडर की भूमिका निभाई, क्योंकि बारबेरियंस ने उन पर कब्जा कर लिया था। जनरल बेलिसेरियस की जीत को कभी जनता के सामने बताया नहीं गया और न ही उनके कार्यों को इतिहास में ज्यादा जगह मिली। सम्राट जस्टिनियन बार बार उन्हें शक की निगाहों से देखते थे। उसके बाद सम्राट ने अपने निजी इतिहासकार प्रोकोपियस को आदेश दिया कि वे बेलिसेरियस की छवि और विरासत को धूल में मिला दें, यानी उसे नष्ट कर दें। स्कॉलर्स के अनुसार बेलिसेरियस की विरासत और उन्हें दिए गए सम्मान को उनसे छीन लिया गया, लेकिन इससे भी सम्राट जस्टिनियन का मन नहीं भरा, तो उन्होंने बेलिसेरियस को अंधा करवा दिया और उनसे भीख मंगवाई गई। सम्राट जस्टिनियन एक बहुत ही घमंडी, लालची और दूसरों से जलने वाला व्यक्ति था। बेलिसेरियस का बढ़ता नाम और उनकी प्रसिद्धि सम्राट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। इसलिए उसने बेलिसेरियस को नीचा दिखाने के लिए हर संभव प्रयास किए। बेलिसेरियस ने अपने ऊपर हुए अपमान की कभी कोई शिकायत नहीं की। उनमें जरा भी अहंकार और लालच नहीं था। वे जानते थे कि कोई उन्हें पसंद करे या ना करे, पर इस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। वे बस अपने काम को बेहतर तरीके से करने के बारे में सोचते थे। उनमें एक खास बात थी, इतने अन्याय होने के बावजूद भी बेलिसेरियस हमेशा सही रास्ते पर चलते रहे। अपने देश की सेवा करना उनके लिए सबसे बड़ा कर्म था और उसके बदले में उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए था। इसलिए बिना किसी स्वार्थ के वे अपना काम करते रहे, क्योंकि सिर्फ वही काम उनको एक महान इंसान बना सकता है। बेलिसेरियस की तरह हमें भी ये पता होना चाहिए कि अपनी प्रशंसा करवाना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जिस काम से लोग आपको जान सकते हैं, आपकी प्रशंसा कर सकते हैं, वो जरूर आपके हाथ में है। आपको कभी भी अपनी प्रशंसा या प्रसिद्धि पर ध्यान नहीं देना है। आपको बस ईमानदारी से अपने काम को पूरा करना है। फिर चाहे लोग आपके बारे में कितना ही कुछ बोलें, आपको उन पर ध्यान नहीं देना है और ना ही उनसे इसकी शिकायत करनी है। आपका काम ही आपको एक महान इंसान बना सकता है। अहंकार यानी ईगो एक ऐसी चीज है जिसे एक इंसान अपने उद्देश्य के साथ विकसित करता है। ये हम सभी के जीवन का एक हिस्सा है जो स्वाभाविक रूप से विकसित होता है, खासकर सफलता के साथ। लेकिन जब ईगो बना ही रहता है तो ये आपको बर्बाद कर सकता है। इसलिए अपने ईगो को नियंत्रण में रखना चाहिए। और इस बुक समरी में हमने ईगो से जुड़े सभी पहलुओं को जाना और समझा। बुक समरी में आपने कई वास्तविक कहानियों को सुना और उनसे कुछ सीखा भी। इस बुक समरी में आपने सीखा कि कैसे कुछ हासिल करने से पहले बड़ी बड़ी बातें करना आपके सफल होने की संभावना को कम कर देता है। आपका मन ये मान लेता है कि आपने उसे हासिल कर लिया है और इस कारण आपकी रुचि उस काम में कम होने लगती है। बुक समरी में आपने ये भी देखा कि चाहे आप कितने भी सफल क्यों ना हो जाए, आपको अपने वास्तविक सिद्धांतों को कभी नहीं भूलना चाहिए। कई बार जब हम अपने लक्ष्य को पा लेते हैं तो हमारे अंदर ईगो आ जाता है और हम ये मान लेते हैं कि हमें सब कुछ आता है और अब हमें कुछ और सीखने की जरूरत नहीं है। हमने बुक समरी में यह भी जाना कि हमें हमेशा एक छात्र बनकर रहना चाहिए। एक छात्र की तरह सीखने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हमें कभी भी अपनी प्रशंसा के पीछे नहीं भागना चाहिए। इससे हम अपने काम से ध्यान खो देते हैं और कुछ भी हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस बुक समरी में हमने समझा कि हमें कभी भी अपने दिमाग में कहानियां नहीं बनानी चाहिए। ये कहानियां समय से पहले ही हमें एहसास कराती हैं कि हमने सब कुछ हासिल कर लिया है
ये हमारी असफलताओं का कारण बनती है। हमें हमेशा विनम्र बने रहना चाहिए और दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए। जीवन में एक ना एक बार हर इंसान असफल होता है। गलतियां करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन गलतियों से कुछ भी ना सीखना बेवकूफी है। इस बात को हमेशा याद रखें कि अगर कुछ बुरा भी हो जाए तो आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अपनी असफलताओं से कभी घबराइए नहीं, क्योंकि ये सफलता की ओर आपका पहला कदम है। आपको हमेशा अपने ईगो को कंट्रोल में रखना चाहिए, और अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपके जीवन की कई समस्याएं खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी और आपका रास्ता बहुत आसान हो जाएगा।